जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है जनाब? आवाज़ आप तमाम लोगों को आ रही है जी? बिल्कुल साफ। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुहसिन, थैंक यू। हाँ जी। क्या हालात हैं पढ़ाई के? आपकी ऑब्वियसली लॉ के साथ बाकी क्लासेस भी चल रही होंगी। और रिजल्ट वाली मुबारकबादें भी अभी चल रही होंगी। जी मसूद, देखें, अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं और एक्टिव बैठते हैं 2 घंटे, तो आपको लेक्चर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। आपको फिर लेक्चर के साथ तभी रब्ता करना पड़ेगा अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती बुक खोल के जब आप देखें। अभी तक चीज़ें बड़ी आसान चल रही हैं, आगे भी ऑब्वियसली आसान है चीज़ें। कुछ लेक्चर, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो टेक्निकल होंगे, तो आप वो खोल के पढ़ना शुरू करें। मैं आपको एक डायरेक्शन बताता हूँ कि आपने ऐसे पढ़ना है, कुछ चीज़ें याद करनी है। तो क्लास तो एक, जिसमें आपने एडमिशन लिया, अगर आप लॉ के अलावा किसी की बात कर रहे हैं, तो क्लास एक दफा लेनी पड़ेगी। और कभी भी कैफ वाला हिसाब नहीं रखना आपने यहाँ पे। कैफ में क्या होता था कि आप 100% आपको उंगली पकड़ के चलाया जाता था। आप क्लास लेते थे तो आपको चीज समझ आती थी। अब आप देखेंगे, खुद चीजें पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आधी चीजें आपको समझ आती जाएंगी। वैसे ही आपको गाइडेंस की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी कैफ में होती थी। तो एक दफा चीजों को पढ़ना शुरू करें। ऑब्वियसली बुक पढ़ना ज्यादा लाजमी होता है, तो उसको खोल के पढ़ें, आपको आइडिया हो क्लास में क्या पढ़ाया, और फिर पढ़ना शुरू कर दें। जहाँ पे मसला आए वहां पे फिर आप लेक्चर की तरफ रब्ता करें, उससे हेल्प लें। और जो लाइव क्लास ले रहे हैं, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि आपको दोबारा से जाकर रिकॉर्डिंग नहीं लेनी पड़ती। आप 2 घंटे अपने यहीं पे दे चुके होते हैं क्लास को ऑलरेडी। तो ये 2 घंटे जो आप दे रहे हैं पूरे सेशन के हम इकट्ठे करें तो ऑलमोस्ट 70+ आवर्स बनते हैं। लास्ट सेशन मेरा तकरीबन 65 to 70 आवर्स में हुआ था। इससे शॉर्ट अब हो नहीं सकते हैं आप, जितना हमारा सिलेबस है। तो 70 आवर्स एक टाइम है, जिसको हम कहते हैं कि बफर एक टाइम है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को इतना टाइम दे लेते हैं तो ये एक बड़ा हेल्दी टाइम है। आप अच्छी तैयारी हो जाती है आपकी इतने टाइम में। अच्छा जी। तो कल तक जो पढ़ा था, जी मुबीन, ये जो 15 अक्टूबर वाला आपने खरीदा है, वो अभी इस अटेम्प्ट के लिए अपडेट नहीं हुआ होगा। उसमें मैंने आपको बताया था, जो दो आपके टॉपिक अपडेट हुए हैं, मेनली बायबैक ऑफ शेयर्स और सब्सटेंशियल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स का है। वो भी अपडेट्स उन्होंने नहीं की। मैंने ग्रुप में आज मैसेज किया था, मेरी एस इस्लाम वालों से बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कपल ऑफ डेज, 1-2 दिनों में आ जाएगी। तो आपको अपडेट मिल जाएगी अलग से, आपने वो उसमें लगा लेनी है, तो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी। तो कल तक जो हमने पढ़ा था, उसमें कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई डिस्कशन? एनीवन? कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले दिन आज क्लास ले रहे हो? जी मरियम, आपने पहले वाले लेक्चर लिए हैं जो हमारे हुए हैं? बेसिकली तो 2 लेक्चर हुए इफेक्टिवली। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी था। एक चीज इनमें रखनी है, अ, कि कोई लेक्चर आपका मिस हो जाए तो उसको नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर है उनके साथ लिंक नहीं करना, कि मेरा एक मिस हो गया, जब मैं वो कवर करूंगा या करूंगी तो फिर मैंने नेक्स्ट लाइव क्लास में बैठना, नहीं तो समझ कुछ नहीं आएगी। जब नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसका पिछले से कोई बहुत कम ताल्लुक होता है, तो कोई एक आधी क्लास अगर मिस हो जाए और नेक्स्ट क्लास तक आप उसको कवर ना कर सके, तो कोई इशू नहीं है, उसको बाद में भी कवर किया जा सकता है। जी मुबीन, अभी तक मैंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रेडी किया नहीं है कि कोई कंपैरिजन हम सामने रखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंट इस तरह का बन जाए जो पॉइंट्स इसके आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो सबके काम आ जाएगी वो चीज़। और आई कैप इसमें पूछता है, आई कैप के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो एक से ज्यादा दफा आई कैप ने इस तरह पूछा है कि आप उनके सोल्यूशन भी देखेंगे तो कंपैरिजन आपके सामने नजर आ जाएगा। बहुत हर सेशन में ऑलमोस्ट ऐसे होता है, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स कहते होते हैं कि सर ये ऐसे हो जाएगी। मैं भी कह देता हूँ कि अगर इसको हम ऐसे कर लें तो बेहतर है। कुछ चीजें टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी रह जाती हैं, कि मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोवाइड करूँ, लेकिन आई नो कि हर चीज 100% मैं नहीं कर पाता, लेकिन इस हद तक होती है कि आपका पेपर पास हो जाए। बाकी कुछ टॉपिक हैं जो जिसमें बहुत जरूरी है, उसमें शॉर्ट समरीज और नोट्स वो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। इस अटेम्प्ट में ऑब्वियसली कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी, जैसे आपने भी सजेस्ट किया है कि इनके कंपैरिजन बन जाए। तो ये टाइम के साथ साथ चीजें ऐड होती जाती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूँ। जी, कोई कोई सवाल जो कल तक पड़ा था? अच्छा जी।
जी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी के कुछ रूल्स थे जो हमने स्टार्ट किए थे, और आपने देखा सीसीजी जैसी ही बातें हैं इसमें, बल्कि उससे भी आसान बातें। उसमें एंड पे एक दो चीजें हमारी डिस्कस होने वाली रह गई हैं, उसको हम देख लें। तो फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड कमेटीज, जिस तरह सीसीजी में उसने हमें बोर्ड कमेटीज के बारे में बताया था कि ये कमेटीज होंगी, इसी तरह यहाँ पे रूल में भी उसने कमेटीज के बारे में बताया है कि ये कमेटीज आपकी बनाई जाएंगी पब्लिक सेक्टर कंपनी में। और उन कमेटीज में देखें वही उसी तरह की कमेटीज आ रही है, कोई एक आधी एडिशनल कमेटी उन्होंने बताई है। ऑडिट कमेटी हमने वहां भी देखी थी, यहाँ पे भी मौजूद है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है जी। एचआर कमेटी दोनों जगह पे है। प्रोक्योरमेंट कमेटी, ये एक नई कमेटी आई है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर है। और फिर नॉमिनेशन कमेटी ऑब्वियसली वहां पे भी थी। चार कमेटीज वही हैं जो वहां पे हमने पढ़ी थी। एक नई कमेटी प्रोक्योरमेंट कमेटी आई है जो हमने यहाँ पे बनानी होती है। तो ऑडिट कमेटी वो कहते हैं जी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के लिए आपको चाहिए। इसके क्या टास्क, इनके जिम्मे क्या होता है, इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, हमने बड़ी डिटेल में सीसीजी में पढ़ा है। यहाँ पे भी कमेटी का वही काम होता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एक स्पेसिफिक बात उन्होंने की है। वो कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मौजूद है उनके लिए जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना, या वो कमेटीज जिनके एसेट्स की जो वर्थ है वो 5 बिलियन रुपीज या इससे ज्यादा है, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना जरूरी है। अदरवाइज नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये याद रखने वाली चीज आई है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके लिए, और 5 बिलियन रुपीज से ज्यादा जिनके एसेट्स हैं उनके लिए जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना। फिर एचआर कमेटी, एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर्स, जिसमें रिक्रूटमेंट, आपकी ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, सारी इस तरह के काम आ जाते हैं। एचआर कमेटी उसके लिए बनाई जाएगी। प्रोक्योरमेंट, अब पब्लिक सेक्टर कंपनी हमें पता है सरकारी इदारे जहां पे भी आते होते हैं वहां पे हम हर दूसरे दिन सुनते ही हैं कि कोई ना कोई कारनामा किसी ने सरंजाम दे दिया है, इतने पैसे खा गया फलां, इतने पैसे खा गया। तो प्रोक्योरमेंट कमेटी का काम है जी, वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इनको चाहिए इन प्रोक्योरमेंट ट्रांजेक्शन के, जो भी प्रोक्योरमेंट जो परचेज की आपकी डीलिंग्स हो रही है उसके लिए ये कमेटी बनाई जाएगी। फिर नॉमिनेशन कमेटी है जी, वही काम जो वहां पे था कि जो वेकेंट पोजीशंस के लिए इन्होंने बताना है, को कैजुअल वैकेंसी अगर आई हुई है बोर्ड में उसके लिए बताना है, ये सारा काम नॉमिनेशन कमेटी कर रही होती है। फिर वो कहते हैं ये जो बोर्ड कमेटीज हैं शेल बी चेयर्ड बाय नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। यहाँ पे उन्होंने बजाय इसके अलग अलग बताते एक जनरल उन्होंने बता दिया कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे जो इन कमेटी के चेयरमैन होंगे। अगली बात इंपॉर्टेंट है, फिर कहता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना इन कमेटीज में, शेल नॉट बी लेस देन देयर प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ। अब सवाल आएगा प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ क्या है? प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ का मतलब है जितने परसेंट या जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं टोटल बीओडी में, फिर कमेटी के भी उसी प्रोपोर्शन में आपने बनाए। अगर 1/3 है आपके बोर्ड में तो कमेटी में भी 1/3 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर 1/3 से ज्यादा है तो कमेटी में भी उतने ही, जितना प्रोपोर्शन बोर्ड के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का हर कमेटी के अंदर उतना प्रोपोर्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का यहाँ भी होना चाहिए। फॉलो किया जी बात आपने कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमेटीज में अपना प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ उनकी मौजूद होनी चाहिए। और प्रोपोर्शनेट के लिए जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ क्या है आपके बीओडी के अंदर, उसी के हिसाब से कमेटीज में आपने उनको प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ देनी है। फिर वो कहते हैं जिनके रिटर्न टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, उनकी ड्यूटीज होंगी, मिनट्स जो है इनके वो सर्कुलेट किए जाएंगे बोर्ड मेंबर्स को। उसी तरह की बातें जो हमने वहां पे देखी थी। अब ऑडिट कमेटी की वो अलग से आके हमें कहानी सुनाने लगा है। कहता है बोर्ड ने एक ऑडिट कमेटी बनानी है जिसके मेंबर्स में ऑब्वियसली ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जिनको फाइनेंशियल मैटर्स का पता हो, तो फाइनेंशियली लिटरेट हो, और मेजॉरिटी ऑफ देम इंक्लूडिंग इट्स चेयरमैन शैल बी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। वहां पे उसने कहा था तमाम नॉन एग्जेक्टिव होंगे, यहाँ पे उसने कहा मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ही होगी। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोशिश करनी है ऑडिट कमेटी में आपके ज्यादा हो। जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, अब नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है, लेकिन उन्होंने कहा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और चीफ एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी का, ये ऑडिट कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। इनको किसी भी तरीके से आप मेंबर नहीं बना सकते। फिर जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी की बनती है उसमें ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उसके नाम आपने डिस्क्लोज करने हैं जी। अटेंडेंस जिस तरह उन्होंने वहां पे हमें बताया था उसी तरह किया है कि जो सीएफओ है और चीफ इंटरनल ऑडिटर है, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अटेंड करेंगे तमाम ऑडिट कमेटीज की वो मीटिंग्स जिसमें अकाउंट्स एंड ऑडिट से रेलेवेंट मामला डिस्कस होंगे। फिर ये तो सेम उसी तरह की बात है, ये दोनों पैराग्राफ आगे जो बता रहे हैं कि साल में एक दफा ऑडिट कमेटी ने मुलाकात करनी होती है एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ तन्हाई में। ये तन्हाई वाली मुलाकात है कि एक्सटर्नल ऑडिटर से इन्होंने मिलना है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सीएफओ एंड चीफ इंटरनल ऑडिटर, यानी कि सीएफओ और चीफ इंटरनल ऑडिटर मौजूद नहीं होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर से ये अकेले मिले। फिर इसी तरह ऑडिट कमेटी ने एक तन्हाई में मुलाकात चीफ इंटरनल ऑडिटर और बाकी जो इंटरनल ऑडिटर स्टाफ है उनके साथ भी करनी है, जिसमें सीएफओ और एक्सटर्नल ऑडिटर मौजूद नहीं होंगे, ताकि उनकी अगर कोई तहफुजात हैं, कोई रिजर्वेशन हैं तो वो बोर्ड को बता दें। सेक्रेटरी इस कमेटी का कौन होगा? वो कहते हैं ऑडिट कमेटी ने एक सेक्रेटरी अपॉइंट करना है जो इसके मिनट सर्कुलेट करेगा जिस तरह की रिक्वायरमेंट वहां पे थी। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोर्ड ने डिटर्मिन करने हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑडिट कमेटी की, जैसे उसने वहां पे हमें बताया था। बोर्ड का काम है बताए ऑडिट कमेटी को कि आपने क्या क्या काम करने हैं। इन राइटिंग होंगे, ऑडिट कमेटी को पता होगा कि उनका स्कोप क्या है, मैंडेट क्या है, पावर्स क्या है, उनकी अथॉरिटी दी जाएगी किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। आपने सीसीजी भी पढ़ लिया, उसके बाद हम रूल्स भी देख रहे हैं, तो आपको पढ़ के अंदाजा हो रहा होगा कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है वो ऑडिट कमेटी होती है। फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर इनकी एक्सेस होती है। कोई भी किसी किस्म का कंपनी में ऊपर नीचे हो रहे हैं फंड्स, ऑडिट कमेटी को उसका पता होता है। तमाम इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग्स इनके पास आती हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स की फाइंडिंग्स इनके पास आती हैं। कोई मामला कुछ भी, कोई खबर आई है, कोई फ्रॉड कंपनी में रिपोर्ट हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी ये ऑडिट कमेटी बैठ के कर रही होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है आपकी बोर्ड में, अपना कंपनी के अंदर जो बोर्ड की कमेटी बनाई जाती है ऑडिट कमेटी। क्लियर है जी? वो तो नहीं गए? नेक्स्ट पे आ गया जी ऑडिट कमेटी और एक्सटर्नल ऑडिटर्स।
यही ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, कि एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होंगे पब्लिक सेक्टर कंपनी के, इनके शेयर होल्डर्स ने जो अपॉइंट करने हैं, यहीं से जाएगी रिकमेंडेशन बोर्ड के पास, और बोर्ड की तरफ से फिर मेंबर्स के पास उसके अप्रूवल के लिए। फिर कोई रिमूव करना है एक्सटर्नल ऑडिटर को, उनका कोई रिजाइन आ गया है, ऑडिट फी क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर से कोई और सर्विसेज लेनी है, तमाम मामला एक्सटर्नल ऑडिटर के इसी ऑडिट कमेटी ने देखने हैं। नेक्स्ट आ गया जनाब सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ इंटरनल ऑडिटर। सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ इंटरनल ऑडिटर तीनों उसने वहां पे भी बताए थे, यहाँ पे भी उनके बारे में बता रहा है। वो कहता है ये तीनों जो हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड की तरफ से, बोर्ड इनको अपॉइंट करेगा इन तीनों की अपॉइंटमेंट। इनको अगर रिमूव करना है तो भी बोर्ड के अप्रूवल से रिमूव किया जाएगा, इन तीनों में से किसी को कोई बंदा ऐसे रिमूव नहीं कर सकता है। फिर इनकी रेम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयमेंट की हैं वो भी बोर्ड की तरफ से अप्रूव की जाएंगी, बोर्ड की तरफ से सारी रिकमेंडेशन होंगी। जी मुबीन, सॉरी आपका क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था पहले, ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला आपने पूछा है, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट के एक्सप्लेनेशन आपने पूछा था, मेरी नजर पड़ी है जी आपके मैसेज पे। मौजूद है आप? जी मैं मुबीन का क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल आप तमाम लोगों के सामने है। मुबीन साहब मौजूद है आप? जी मैं क्वेश्चन उनके सोल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ जो मैंने कल भेजे थे, और मजीद आज क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा उससे थोड़े से हायर लेवल के हैं, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पास पेपर डिस्कस करेंगे। ये आखिरी पॉइंट हम पढ़ ले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अच्छा जी, तो नेक्स्ट उसने इनका बताया है रोल क्वालिफिकेशन ऑफ सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी की बताई है। सीएफओ के बारे में उन्होंने कहा जनाब ये सीएफओ साहब जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे बोर्ड को फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर गाइडेंस देने के लिए, कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। आप लोग हैं माशाल्लाह जिन्होंने कल को सीएफओ जाके लगना है, ये आपकी पोजीशन के बारे में बात हो रही है। आगे उसने क्वालिफिकेशन बताई है कि कोई भी बंदा जिसको आपने अपना सीएफओ बनाना है कंपनी का, जी मैं जरूर कर देता हूँ। ये वैसे फर्स्ट टाइम हुआ है कि ग्रुप अलग अलग बने हैं दोनों, और मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं था कि गर्ल्स के ग्रुप में मेंबर्स हैं, और वहां पे शेयर करके मैं कर देता हूँ। दो सारी चीजें जो अभी तक मैंने इस ग्रुप में शेयर की हैं मैं उधर कर देता हूँ। तो सीएफओ का जनाब क्वालिफिकेशन की वो बात कर रहा है, वो कहता है किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का मेंबर होना चाहिए उसको। अगर वो मेंबर है रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का तो सीएफओ बना सकते हैं, और कम से कम 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर कंपनी का। अगर उसके एसेट्स, यहाँ पे भी एसेट्स का क्राइटेरिया रखा है कि 5 बिलियन रुपीज या उससे ज्यादा के हैं, तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए मेंबर होने के अलावा। दूसरा हम कह रहे हैं जनाब अगर मास्टर्स डिग्री उसके पास है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको। ये जो बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होती है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने आई कैप है। आई कैप के मेंबर अगर होंगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। दूसरा मास्टर्स अगर है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप अगर लगना चाहते हैं इस पब्लिक सेक्टर कंपनी के सीएफओ। फिर कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बता रहा है कि उसने करना क्या है। कंपनी सेक्रेटरी का काम सारा होता है जनाब, ये जितने सेक्टोरियल नेचर के काम होते हैं, मिनट्स बनाना, नोटिस भेजना, एससीसीपी को जितने डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, स्टॉक एक्सचेंज को जितने भेजने हैं, ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी के करने वाले होते हैं। तो ये सारे कंपनी सेक्रेटरी करेगा। फिर वो कहते हैं जनाब अगर कंपनी सेक्रेटरी सेपरेटली अपॉइंट नहीं किया तो सीएफओ ही कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। आप देखिए वहां पे उन्होंने रोका था हमें, जो सीसीजी था उसमें उसने कहा था सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी अलग अलग होंगे। यहाँ पे वो कहता है जहाँ कंपनी सेक्रेटरी सेपरेटली अपॉइंट नहीं है तो रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में भी कंबाइन विद सीएफओ या किसी और सीनियर मैनेजमेंट के बंदे को भी आप कंपनी सेक्रेटरी बना सकते हैं। आगे उसकी क्वालिफिकेशन बता रहा है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी का सीएफ अपना कंपनी सेक्रेटरी किसी को अपॉइंट करना है तो मेंबर हो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का, या मेंबर हो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट एंड चार्टर्ड सेक्रेटरीज का। कंपनी सेक्रेटरी के लिए अलग से डिग्री अभी मेरे एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं है। फिर वो कहता है जनाब मास्टर्स डिग्री उसके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मास्टर्स डिग्री के साथ। और ये जो सीनियर पोजीशन पे आपने बंदे लगाने हैं जिसमें कंपनी सेक्रेटरी और सीएफओ साहब हैं, ये फिट एंड प्रॉपर पोजीशन के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हों, जो उस दिन हमने देखा है कि अगर कन्विक्टेड है बंदा कोर्ट से तो फिर ऑब्वियसली उसको आप अपॉइंट नहीं करेंगे इस पोजीशन के ऊपर। तो ये जनाब पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स हैं। थोड़े से हमारे रह गए थे जो हमने कल तक कवर किए थे, उसमें से इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफा देखना है। आज मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसमें देखेंगे पब्लिक सेक्टर के क्वेश्चन है, अदरवाइज पास पेपर में अच्छे क्वेश्चन हमें इसके मिल जाएंगे। तो अब एक सवाल आपकी तरफ से आया था नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। देखें एक डायरेक्टर होता है, हम नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट की बात नहीं करते, हम वैसे ही हमने चीज बड़ी डिटेल में पढ़नी है आगे। यहाँ पे मैं समरी अगर शॉर्ट बता दूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जनाब जो कंपनी के ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहा होता है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है और ऑपरेशन का पार्ट होता है। लेट्स अज्यूम आपका सीएफओ है और साथ बीओडी का पार्ट है, वो देखें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, साथ फाइनेंशियल मैटर्स को देख रहा है, साथ बीओडी में बैठा है। आपका मार्केटिंग का हेड है, उसको अगर आपने बीओडी में बिठाया हुआ है, कोई भी पोजीशन कंपनी में आपने दी हुई है, ये लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, जो अपना टाइम दे रहे होते हैं कंपनी को डायरेक्टर होने के अलावा। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो आता है जिसका कंपनी को अपना वो टाइम नहीं दे रहा होता, होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का नहीं हो, अपना मतलब कंप्लीट टाइम नहीं दे रहा, डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है, कोई कंपनी में उसका बहुत बड़ा कोई स्टेक नहीं है, इसको नॉन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कंपनी एक्ट में हमने आज के लेक्चर में या जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे 3-4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। फिर इससे ऊपर एक कैटेगरी होती है जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, दूर दूर तक कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, कंपनी के ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता, कंपनी का रिश्तेदार नहीं होता, कंपनी के डायरेक्टर्स का रिश्तेदार नहीं होता। बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, इसके ऊपर अलग से रेगुलेशन है जहां से हमने देखना है। तो ये 3 कैटेगरीज आपके अलग अलग हैं। एग्जीक्यूटिव जो कंपनी में टोटली इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव जो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन उनके लिए इंडिपेंडेंस वाला क्राइटेरिया उस हिसाब से इतना सख्त नहीं है जैसे इंडिपेंडेंट के लिए। फिर आता है इंडिपेंडेंट, इसके लिए बड़ा सख्त क्राइटेरिया रखा है, कंपनी के साथ किसी किस्म का ना ताल्लुक रहा हो ना अब उसका ताल्लुक हो।
तो ये 3 कैटेगरीज हैं आपके डायरेक्टर्स की। इंशाल्लाह एक हफ्ते के लेक्चर हम मजीद लेंगे तो आपको ये चीजें मैक्सिमम हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो इन रूल्स के बाद जिसमें हमने देखा कि डायरेक्टर्स के बारे में अ, अच्छा, डायरेक्टर के बारे में हमें सारी चीजें ज्यादा मैक्सिमम इस सीसीजी में उन्होंने बताई हैं। तो हम कंपनीज एक्ट का भी पहला जो पोर्शन स्टार्ट करते हैं वो डायरेक्टर्स के बारे में ही है। आपने पहले पढ़ा भी हुआ है तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है स्टार्ट में पढ़ने के लिए। तो 1 मिनट मुझे दें, हम कंपनीज एक्ट की तरफ चलते हैं जी। जी जी साहब, मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है उसका तो कोई दूर दूर तक मैच नहीं है नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट से। ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है। तो ये एग्जेक्टिव कंपनी में इन्वॉल्व है। जो नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, उन दोनों का आपस में ताल्लुक होता है। इन नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के लिए एक क्राइटेरिया उन्होंने छोटा सा बताया, 3-4 पॉइंट्स के अगर वो पूरा उतरता हो तो नॉन एग्जेक्टिव है। जिसमें सबसे मेन मैंने आपको बताया, कंपनी से कोई रेम्युनरेशन ना ले रहा हो, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट ना हो, किसी किस्म का कंपनी में उसका स्टेक ना हो। ये चीजें अगर पूरी करता है तो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। अब नॉन एग्जेक्टिव बनने के बाद इससे मजीद सख्त क्राइटेरिया आता है। अगर कोई बंदा उस क्राइटेरिया को भी पूरा करेगा फिर वो इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों क्राइटेरिया पूरे करके आया होता है। तो हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल ऑलवेज बी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। लेकिन नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये डिपेंड करता है। और एग्जेक्टिव तो है ही बिल्कुल अलग कैटेगरी, वो नॉन इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। जो इंडिपेंडेंट अपना नॉन अपना एग्जेक्टिव डायरेक्टर है जो कंपनी के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। क्लियर है जी? कोई सवाल? तो याद रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल ऑलवेज बी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। लेकिन नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो मजीद उस क्राइटेरिया को पूरा कर देगा तो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर नहीं करता तो सिर्फ नॉन एग्जेक्टिव होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट शैल ऑलवेज बी नॉन एग्जेक्टिव। अच्छा जी। जी हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में रेगुलेशंस पढ़नी है। उसमें ये सारी बातें उसने पीआईसीजी वाली बताई हैं। मैं अभी इंटेंशनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की उस डिस्कशन में नहीं जा रहा कि जब रेगुलेशन में जाएंगे सेक्शन 166 हमने जब पढ़ना है उसके साथ उसकी रेगुलेशन पढ़ेंगे तो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। और इंडिपेंडेंट के लिए जरूरी है पीआईसीजी सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट, आपने उसी पैनल में से लेना होता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम जब 2-3 क्लासेस पढ़ लेंगे ना मजीद, तो अभी ये जो दायरा हमारा ये जो टॉपिक हमने शुरू किया ये ओपन हो रहा है, ये फिर बाद में शुरू हो जाएगा। जब हम कंप्लीट कर लेंगे डायरेक्टर वाला पोर्शन फिर आपने बताना है कि कोई इस पर परेशानी रह तो नहीं गई है। अच्छा जी, ये कंपनीज एक्ट आपके सामने ओपन है। जब हम पहले दिन हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट अगर आपने पहले बेयर एक्ट फॉर्म में नहीं देखा तो आपको अब पता जरूर होना चाहिए कि किताब जब ओपन करें तो वहां पे किस तरीके से चीजों को ढूंढना है। एक तो इसके स्टार्ट में आपको इंडेक्स दिया होगा, सेक्शन वाइज बताया होता है और हमेशा सेक्शन नंबर लिखा जाता है और उसके साथ उसकी हेडिंग दी जाती है सेक्शन की। तो आपको जब तक आपने ये सेशन कंप्लीट होना है, एग्जाम में जाना, उससे पहले कम से कम इतनी ग्रिप जरूर हो। सेक्शन वाइज ग्रिप मैं नहीं कह रहा कि आपकी होनी चाहिए, वो बड़ी मुश्किल है, लेकिन एरिया वाइज ग्रिप जरूर हो कि आपको पता हो कि डायरेक्टर्स के बारे में बातें कंपनीज एक्ट के फलां एरिया में लिखी हैं। 150 से सेक्शन स्टार्ट होते हैं और 200 प्लस तक जाते हैं। मीटिंग्स के बारे में 130 में बात है, अकाउंट्स के बारे में 200 प्लस में इस तरह है, शेयर कैपिटल के बारे में 100 से नीचे आ जाए वहां पे है। इस तरीके से आपकी ग्रिप होनी चाहिए और इस पर परेशान नहीं होना। जब आप पढ़ेंगे एक दफा 2 दफा बार बार हम पढ़ते जाएंगे, क्लास में भी देखेंगे, एक एरिया हमारा एक से ज्यादा दिनों में जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सेक्शन में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वहां पे बुक ओपन करनी पड़े आपको तो पहले इंडेक्स में जाके ये ना देखना पड़े कहाँ पे जाना है।
एरिया का आपको पता हो, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंचने के काबिल हो। तो इतनी ग्रिप आपने बुक पे रखनी है, स्टार्ट से अपनी आदत बनानी है, किस तरह की चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप हो, आपको चीजें याद हो। तो ये कंपनीज एक्ट का जनाब सेक्शन 153 है, जहां से डायरेक्टर्स वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, और उसमें उसने ऊपर मेन हेडिंग भी दी है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। और सेक्शन 153 ये वही सेक्शन है जो हमने कैफ लेवल पे पढ़ा था डायरेक्टर्स की इनएलिजिबिलिटीज के बारे में। सवाल देने में ये आता है कि डायरेक्टर कौन बन सकता है जी कंपनी का। वो कहते हैं अगर हम ये बताना शुरू कर दें कि कौन बन सकता है तो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो उन्होंने जिंदगी आसान रखी और सेक्शन 153 में उन्होंने ये हमें बता दिया कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता। कहते हैं अगर आपको ये पता है कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता तो फिर ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इनके अलावा कोई भी बंदा डायरेक्टर बन सकता है। तो सेक्शन 153 में उसने हमें इनएलिजिबिलिटीज बताई हैं, और सबसे पहली इनएलिजिबिलिटी वो कहता है अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब ये तमाम कंपनीज के बारे में बात हो रही है, कंपनीज एक्ट आ गया है। इसमें अगर कोई अलग से चीज एक्स्ट्रा बतानी हो किसी टाइप ऑफ कंपनी के लिए तो उसका मेंशन करता होता है। यहाँ पे अगर कंपनी का वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब है ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। तो कहते हैं जनाब जो माइनर है वो इज अ माइनर, अगर माइनर है तो कभी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये कुमूलिया सल्तनत नहीं है कि बादशाह है तो उसका बच्चा है जनाब छोटा सा, उसको बिठा दिया आपने बादशाह के मरने के बाद। नहीं, कंपनी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकेगा जब तक वो माइनर है। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड माफूकुल फितरत शख्स है जी, उस बेचारे का अपना जहन काम नहीं करता। तो अगर वो अपने आप पे उसका कंट्रोल नहीं है, मतलब दूसरे अल्फाज में हम कह देते हैं कि पागल है बंदा, अनसाउंड माइंड है, तो अगर वो पागल है तो उसको कंपनी का डायरेक्टर बना के आपने पूरी कंपनी को नहीं डुबोना, वो नहीं बन सकता डायरेक्टर। फिर वो कहते हैं अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है या इंसॉल्वेंसी के लिए उसने अप्लाई किया, इंसॉल्वेंट होता है ये दिवालिया डिक्लेयर हो, तो उसने अगर अप्लाई किया है कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए और उसकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, या ऑलरेडी वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इससे पहले डिक्लेयर हो चुका है कि इंसॉल्वेंट है और वो अपने जो उसके जिम्मे उसकी लायबिलिटीज थी वो पे नहीं कर सका है, तो इसको कहते होते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर वो डिक्लेयर हो चुका था ऑलरेडी तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर किसी कोर्ट की तरफ से कन्विक्टेड हो, सजा याफ्ता मुजरिम जिसको हम कहते हैं, और उसमें कोई वो कहते हैं मॉरल टर्टिट्यूड यानी कि इखलाकी तौर पे जो केस बने होते हैं वो भी आ जाते हैं। मतलब वो ये कहे कि देखें जी कत्ल हो गया था, उससे कन्विक्शन हो गई है उसकी, लेकिन फाइनेंशियली वो बंदा करप्ट नहीं है, इखलाकी तौर पे करप्ट है, फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। कंपनी का कहता है नहीं हम नहीं उसको मानेंगे। अगर वो कन्विक्टेड है कोर्ट की तरफ से किसी भी जुर्म के अंदर तो उसको कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। फिर आगे उसने बात ही खत्म कर दी, एक बड़ी बहुत बड़ा उसने पॉइंट लिख दिया। वो कहता है इफ ही हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एक तो सेक्शन 153 में उसने हमें ये सारी पूरी लिस्ट बताई है कि ये लोग हैं जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर पूरा कंपनीज एक्ट हमने पढ़ना है, आप जगह जगह पे जाके देखेंगे, हर जगह पे उसने बताया कि अगर फला बंदा जो डायरेक्टर है कंपनी का या सीनियर मैनेजमेंट में है ये काम करेगा, इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, वो अगले 5 साल के लिए, अगले एक मखसूस अरसे के लिए कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। तो उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे अलग अलग उसने मेंशन नहीं किया। वो कहता है कोई भी रेलेवेंट जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट की उसके तहत अगर कोई बंदा इनएलिजिबल है या उसको रोका गया डायरेक्टर बनने से, तो वो हम उसको इनएलिजिबल कहेंगे, वो फिर डायरेक्टर कंपनी का नहीं बन सकता। ये ना हो कल को हमें सिर्फ सेक्शन 153 का कोई रेफरेंस दे रहा और कहे देखिए वहां पे तो नहीं लिखा हुआ ऐसा, तो उन्होंने लिख दिया कि फला फला सेक्शन या कंपनी जाके पूरे सेक्शन जहां पे उन्होंने रोका डायरेक्टर बनने से किसी भी वजह से, तो आपके ऊपर फिर पाबंदी होगी, आप डायरेक्टर नहीं बन सकेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनाब इफ इज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर। ये फिड्यूशरी बिहेवियर क्या होता है, पढ़ा था इसके बारे में कहीं पे कुछ कैफ में, कुछ याद पड़ती है चीजें? हाँ जी, एनीवन? फिड्यूशरी बिहेवियर होता है जी एतमाद का रिश्ता, ठीक है। एतमाद के रिश्ते को हम कहते हैं फिड्यूशरी बिहेवियर। वो आपने लिखा होता है ना, आपने नहीं पता सॉरी लिखा आपने या नहीं, बहुत सारे वो लिखा होता है इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ठीक है जी। ये अब ये ना हो जहां पे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप लिखा है वहां पे आप लिख दें इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, कि एतमाद के रिश्ते में है जी हम। कल को पता चले तमाम लोगों ने अपनी फेसबुक पे लिखा हुआ है, सिंगल जहां लिखा था या मैरिड लिखा था, आप लिखने इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, हम एतमाद के रिश्ते में हैं। तो एतमाद का रिश्ता होता है, देखें कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना, ये जिस पोजीशन पे बैठता है इसके हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बड़ी पावर होती है, खास तौर पे फाइनेंशियल मैटर्स। तो इन फाइनेंशियल मैटर्स में उन्होंने इसको ये समझाई है चीज कि आपके ऊपर कंपनी के मेंबर्स ने एतमाद करके आपको डायरेक्टर बनाया है, जिस तरह हम अपने नुमाइंदों पे एतमाद करके उन्हें भेजते हैं पार्लियामेंट में और वहां से वो हुकूमत में जाते हैं, उनके साथ भी हमारा फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। तो कहते हैं इस एतमाद के रिश्ते को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और वो ठेस कैसे पहुंचेगी, अगर आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करेंगे तो फिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका ये जो बिहेवियर है ये फिड्यूशरी नहीं है, ये एतमाद वाला नहीं है। अगर एतमाद वाला नहीं है तो इसका मतलब है आप इस काबिल नहीं है कि आप कंपनी के डायरेक्टर बन सके। तो फिड्यूशरी बिहेवियर लैक करता है कोई बंदा या नहीं करता, ये भी डिसाइड कौन करेगा, उन्होंने ये पावर भी कोर्ट को दी है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और उसके लिए एक सेक्शन का रेफरेंस दिया, सेक्शन 212, इसी कंपनीज एक्ट का सेक्शन हम पढ़ेंगे जाके। उसमें उन्होंने बताया कि डायरेक्टर ये काम अगर करेगा तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी कि वो लैक करता है फिड्यूशरी बिहेवियर। तो कोर्ट ने डिक्लेयर करना है, आप नहीं एक दूसरे को कहेंगे नहीं जी तुमने तो मेरा एतमाद को ठेस पहुंचा दिया, मुझे बड़ा एतमाद था तुम पे, तुमने तो दिल तोड़ दिया है डायरेक्टर साहब, आपने तो दिल तोड़ दिया हमारा, आप तो इस काबिल ही नहीं थे कि आप हम एतमाद करते। भाई आपके कहने से कोई रिश्ता नहीं खत्म हो जाएगा, फिड्यूशरी बिहेवियर लैक नहीं करता होगा, इसके लिए कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उसको साबित करेगी और डिक्लेयर करेगी कि ये फिड्यूशरी बिहेवियर लैक करता है। अगर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है पिछले 5 सालों के दौरान किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जी ये बंदा फिड्यूशरी बिहेवियर लैक करता है तो ये कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। दूसरे लफ्जों में अगर किसी बंदे को कोर्ट की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये फिड्यूशरी बिहेवियर लैक करता है तो अगले 5 साल के लिए ये बंदा किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। क्लियर है जी, 5 साल के लिए ना हेल हो जाएगा ये।
और फिडुशियरी बिहेवियर कब लैग करेगा, सेक्शन 212 में उसने बताया है। अगर मैं हल्का सा आपको टच दूं यहाँ पे, उन्होंने बताया वहां पे उस एरिया में कि डायरेक्टर अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्टेड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसने डिस्क्लोज करना है अपने साथी डायरेक्टर्स को कि ये ट्रांजैक्शन कंपनी करने जा रही है, ये मेरे साथ इनडायरेक्टली या मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कर रहे हैं। अगर नहीं बताते और कल को पता चल गया तो फिर आप फिडुशियरी बिहेवियर लैग करते होंगे, आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनाब, अगर नेशनल टैक्स नंबर नहीं है उसके पास, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, या उसने अभी एनटीएन अपना बनवाया ही नहीं है, तो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन उन्होंने दिए हैं कि कमीशन जो है कुछ एग्जम्पशंस दे सकता है इस रिक्वायरमेंट से कि जी। कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। तो मैंने भी चैट बॉक्स में भी लिखा था कि इसके अंदर जस्ट लाइक जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है कि हम किसी के एजेंट बन के उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे भी कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेना फिडुशियरी बिहेवियर के अंदर आता है। एग्जैक्टली, डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स। ये देखिए हजारों की तादाद में मेंबर हैं कंपनी के, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट संभाल के बैठे हैं एज अ डायरेक्टर, तो ये उनके एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो इनका उनके साथ रिश्ता फिडुशियरी रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी। तो नेशनल टैक्स नंबर पे हम आए थे कि एनटीएन अगर उसने नहीं बनवाया हुआ तो डायरेक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन उसने बताई हैं एनटीएन की। वो कहते हैं कमीशन जो है ये एग्जम्पशन दे सकता है इस क्लॉज से। ऑब्वियसली कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कुछ डायरेक्टर्स आपके पास फॉरेन नेशनलिटी होल्डर होते हैं और वो रेजिडेंट नहीं होते। जो रेजिडेंट नहीं है उसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि वो यहाँ पे रिटर्न फाइल करे, तो उस केस में एग्जम्पशन दी जा सकती है कमीशन की तरफ से कि वो अगर एनटीएन नहीं भी है तो डायरेक्टर बन सकता है। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन अपना इनएलिजिबिलिटी है। वो कहते हैं इफ इज नॉट अ मेंबर, अगर वो मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मेंबर्स का एजेंट बनना है, इसने कंपनी का एजेंट बनना है तो मेंबर होना तो जरूरी है। अगर मेंबर नहीं है तो फिर डायरेक्टर कैसे बन सकता है? बिल्कुल यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे अगर कोई बंदा मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर फिर भी बन सकता है, और वो साथ ही यहाँ उसने एक्सप्लेन कर दी है। कैफ लेवल पे आपको याद होगा, ये फेवरेट क्वेश्चन होता था एग्जामिनर का। यहाँ पे वो स्ट्रेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे किसी सिनेरियो में कोई पॉइंट टेस्ट कर सकता है। वो कहता है किन सूरतों में कोई नॉन मेंबर भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। कौन सी सूरतें हैं? सबसे पहली सूरत तो ये है अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मेंबर को विच इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो, लेट्स अज्यूम अगर कोई पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी में वो अपने बिहाफ पे कोई डायरेक्टर बिठाना चाहती है, तो ऑब्वियसली कंपनी तो दूसरी कंपनी के बोर्ड में नहीं बैठ सकती ना जाके, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज होती हैं। तो अब कंपनी 100% शेयर दूसरी कंपनी के पास है आपके, अब वो खुद तो नहीं आगे डायरेक्टर बन सकती, तो यहाँ पे डायरेक्टर किसको बिठाया जाएगा? फिर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाते होते हैं जो नेचुरल पर्सन होता है, उसको कंपनी के बोर्ड में बिठाते हैं। फिर उसके लिए वो कहते हैं कि उनको डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पीछे कौन है जिनकी नुमाइंदगी कर रहा है ये बोर्ड में आके। नेक्स्ट वो कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर जो कि कंपनी का एम्प्लॉई है। ये बहुत कम केसेस में अभी तक मैंने देखा है कि कोई होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉई हो उसको बीओडी में बिठाया जाए और डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं जिनकी बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन होती है उनको फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके लिए फिर वो कहते हैं मेंबर होना जरूरी नहीं है। एंड नेक्स्ट वो कहते हैं चीफ एग्जेक्टिव साहब। अब ये चीफ एग्जेक्टिव साहब जो है ना, इनके लिए मेंबर होना जरूरी नहीं होता है। चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब बाहर से भी कोई बंदा लाके अपॉइंट कर देते हैं, तो कई दफा होता है, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर होता है कि चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट किया जा रहा होता है बाहर से, जो कि एक्सपर्ट होता है उस रेलिवेंट बिजनेस का जो बिजनेस ये कंपनी कर रही होती है। तो चीफ एग्जेक्टिव का मेंबर होना जरूरी नहीं है, नॉन मेंबर भी चीफ एग्जेक्टिव बन सकता है। लेकिन जब चीफ एग्जेक्टिव बन जाएगा तो इसको हम फिर सारा वही राइट्स एंड लायबिलिटीज इसके हैं जो डायरेक्टर के होते हैं, इसको बीओडी का पार्ट समझा जाएगा। हम पढ़ेंगे सेक्शन 188 से आगे चीफ एग्जेक्टिव वाला पोर्शन है। नेक्स्ट वो कहते हैं जनाब कोई बंदा जो रिप्रेजेंट कर रहा हो क्रेडिटर्स को या अदर स्पेशल इंटरेस्ट, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने अपने क्रेडिटर्स के साथ, कोई पैसा उन्होंने दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि बीओडी के हम एक बंदा बिठाएंगे, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके बीओडी में होगा, उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी मेंबर होना जरूरी नहीं है। जैसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी मेंबर है, यहाँ पे वो कह रहा है किसी क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के तहत बैठा है कि आपके क्रेडिटर ने कहा था मैं आपको इतना लोन दे रहा हूँ, मुझे पता है आपकी कंपनी की वर्थ इतनी ज्यादा नहीं है, मेरा पैसा आएगा तो कंपनी चलेगी, हम आपकी मैनेजमेंट में अपना एक बंदा बिठाना चाहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कंपनी क्या डिसीजन ले रही है, आपने तो डूबना ही डूबना है, मेरा पैसा ना डूब जाए। क्लियर है जी? तो इस सूरत में भी रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकता है। ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें कंपनी का कोई डायरेक्टर बनना चाहता है और वो मेंबर नहीं भी है तो डायरेक्टर बन सकता है। बाकी हर सूरत में कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए आपका मेंबर होना जरूरी होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर आगे अगली इनएलिजिबिलिटी पे वो कहते हैं अगर उसको डिक्लेयर किया गया है किसी कोर्ट की तरफ से एज अ डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर उसने कोई लोन पे नहीं किया और कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिफॉल्टर है, और ये लोन किसको उसने पे नहीं किया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखनी। डिक्लेयर कर रही है कोर्ट ने अगर अभी तक डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया तो ये डिफॉल्टर नहीं है। सबसे पहली शर्त ये है कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि उसको ये डिफॉल्टर है। दूसरा, इसने लोन पे करना था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और वो पे नहीं किया, उस केस में अगर इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है तो ये इनएलिजिबल हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा अगर किसी को लोन पे नहीं किया तो वो यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी में नहीं आता, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनाब अगर वो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का बिजनेस क्या होता है, या वो स्पाउस है किसी ऐसे बंदे का जिसका ब्रोकरेज का बिजनेस है, या स्पॉन्सर डायरेक्टर या ऑफिसर है किसी कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस का, तो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता।
ब्रोकरेज का बिजनेस होता है ये जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स बैठे होते हैं जो आपके बिहाफ पे शेयर्स की ट्रेडिंग का काम करते हैं और जिनको आप फिर ब्रोकरेज पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, लाइसेंस होल्डर्स होते हैं ये। इनके लिए पाबंदी है कि ये किसी कंपनी में आके डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप अगर खुद ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं या आपका पार्टनर जिसको हम स्पाउस कह रहे हैं वो कर रहा है, तो फिर दोनों एलिजिबल हो गए टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। लेकिन बात कंप्लीट होती है आखिरी पॉइंट में आके। वो कहता है ये जो आखिरी 2 पॉइंट्स हमने बताए हैं आपको, ये क्लॉज जे एंड के, ये जो आखिरी 2 आपको बताई हैं, ये अप्लाई होंगी ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। ये लिस्टेड कंपनीज के लिए अप्लाई होंगी दोनों शराइत। नॉन लिस्टेड के केस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर है वो बन सकता है, और जो ब्रोकर है, जो ब्रोकरेज है उसका जिसका काम है वो भी बन सकता है। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए ये है। हाँ नहीं मसूद, यहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज वाले लेते हैं जिनका शेयर्स की ट्रेडिंग का काम होता है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर बनने की। क्लियर है जी? ये इनएलिजिबिलिटीज उन्होंने हमें बताई हैं। इन इनएलिजिबिलिटीज में कैफ लेवल पे तो हम कहते थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे वो पूछ लेगा कि बताएं कौन कौन इनएलिजिबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनमें से कोई एक आधा पॉइंट किसी सिनेरियो के अंदर शामिल करके वो आपसे टेस्ट कर ले तो आपको याद होनी चाहिए। ये कोशिश करके इनको याद कर लीजिएगा, आपको देखना ना पड़े इनको आके। आपने कैफ में याद की हुई है, पढ़ने बैठेंगे ना तो यकीन करें माइंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी खाने में ये सेव होंगी और वहां से ये निकल आएंगी। आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत इनके ऊपर नहीं करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 153 हमें एड्रेस करता है इनएलिजिबिलिटीज के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन 154 है। 1 मिनट दीजिएगा। जी साहब, मेनली इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इसके अलावा भी बड़ी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेफगार्ड है कि ये डायरेक्टर बनकर बैठा है, उधर मार्केट में इसके ताल्लुकात हैं और वहां पे ट्रेडिंग कर रहा है क्लाइंट्स के बिहाफ पे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रोकर को उन्होंने रोका है। क्लाइंट्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है वहां पे, खुद नहीं करेगा, किसी और के बिहाफ पे कर लेगा काम। तो इसलिए ये कंट्रोल लगाने की कोशिश की गई है। अच्छा जी, सेक्शन 154 सिंपल सी बात हमें बताता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, कि किस टाइप ऑफ कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। तो सिंगल मेंबर कंपनी जनाब जो होती है उसमें ऑब्वियसली एक बंदा होता है मेंबर, वही उन्होंने शर्त रखी है कि कम से कम एक डायरेक्टर होगा। सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें 2 डायरेक्टर होंगे। पब्लिक कंपनी जो अदर देन लिस्टेड है उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, और लिस्टेड कंपनी में कम से कम 7 होंगे। मसूद ने बड़ा अच्छा बताया 1 2 3 7 वाला फॉर्मूला जी। 1 2 3 7, सिंगल मेंबर कंपनी 1, प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक अनलिस्टेड 3 एंड लिस्टेड 7। कम से कम इतने डायरेक्टर आपके होने चाहिए ईच टाइप ऑफ कंपनी में। ये वो पॉइंट है जो उन पॉइंट्स में से एक है जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके लिए आपको कहीं कोई नोट्स, कोई बुक ना खोलनी पड़े, एक दफा पढ़े, 2 दफा पढ़े, याद हो जानी चाहिए। कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछ लेते होते हैं जो आर्टिकल्स के आपके इंटरव्यूज होते थे वहां पे पूछ लेते होते थे, ये फेवरेट क्वेश्चन था फर्म्स के अंदर। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए किताब ना खोलनी पड़े। अच्छा जी, अगली बात वो करता है जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं उनके लिए जरूरी है कि एक कोई फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे जो कमीशन स्पेसिफाई कर दे, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। अभी हम पब्लिक सेक्टर कंपनी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कल हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ा था, ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कौन सी आ गई है? ये एक अलग टाइप ऑफ कंपनी आ गई है। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, उसने कंपनीज एक्ट के एक स्केड्यूल के अंदर उसने हमें एक्सप्लेन किया कि कौन सी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होती है। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जिसके अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट हो, और उसने जो एंड पे कहा ना एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, वो स्पेसिफाई सीसीजी में किया जो हम पढ़ के आए थे कि लिस्टेड कंपनी में कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर लाजमी होनी चाहिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर लिस्टेड कंपनी भी आ जाती हैं, कुछ नॉन लिस्टेड कंपनीज भी आ जाती हैं जिनको स्पेसिफिकली कह दिया जाए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। जिस तरह पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री को एससीसीपी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये शुगर कंपनी जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज होंगी। तो ये थर्ड स्केड्यूल के अंदर उन्होंने हमें बताया था। थर्ड स्केड्यूल हमारे सिलेबस से उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगा जिसमें उसने कैटेगरी बता दी अलग से कि कौन सी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज है। ऑल लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, उनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। कुछ लार्ज साइज कंपनीज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज होती हैं, और कुछ कंपनीज सेक्टर्स जिनको स्पेसिफिकली बता दिया जाए। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और एंड पे उसने कहा जी नेचुरल पर्सन ही सिर्फ डायरेक्टर होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। सेक्शन 155 अगर आपको याद हो, हमने अपने पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था यहाँ से नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में, जो हमने सीसीजी में पढ़ा था कि एक बंदा एट अ टाइम कितनी कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है। सेक्शन 156 भी हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला उसने देखा था कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज हैं जिनके लिए सीसीजी की कंप्लायंस जरूरी है। और वो अब आज के दिन हम जब बैठे हैं तो हमारा नॉलेज इतना अपडेटेड है कि हमें पता है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए जरूरी है जी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो कंप्लायंस है। सेक्शन 157 पे अब वो डायरेक्टर्स की कहानी स्टार्ट करने लगा है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स और उनका टर्म क्या होगा।
ये भी आपने कैफ में पढ़ा है, ये भी एक दफा पढ़ेंगे तो आप याद करा देंगे, जिस तरह अभी मसूद साहब ने कराया कि ये सब कैफ में याद किया था। पहले जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, पहले डायरेक्टर्स का मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद जो पहले डायरेक्टर्स बने, पहले डायरेक्टर्स कौन होंगे, कितने होंगे, ये डिटरमिन किया जाएगा सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम की तरफ से। सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम कौन है जी? ये वो लोग होते हैं जो कंपनी बना रहे होते हैं। ये आवाज आ रही है? आज अनएक्सपेक्टेडली 2 दफा बंद हो चुका है जूम में, मेरा ख्याल है कोई इशू आ रहा है। अच्छा जी, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम और कौन कौन होंगे, कितने होंगे, ये डिसाइड किया जाएगा सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम की तरफ से। और सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है, अपना इनिशियल पैसा लगा के कंपनी को रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जो पहले पहले कंपनी के मालकान होते हैं, और इनका नाम सब्सक्राइबर्स सॉरी मेमोरेंडम में लिखा जाता है, ये साइन करते हैं मेमोरेंडम को, इसीलिए इनको कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। उनकी तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि कौन होंगे जी पहले डायरेक्टर्स, और उनके पर्टिकुलर्स वो कहते हैं जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं उसके साथ आप बताते होते हैं कंपनी का डायरेक्टर कौन होंगे, तो उनकी डिटेल भी आपने साथ सबमिट करवानी होती है। सेक्शन 197 में उसने बताए हैं ये पर्टिकुलर्स। फिर वो कहते हैं जो नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं इनको इंक्रीज किया जा सकता है बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर्स। मेंबर्स जनरल मीटिंग के अंदर एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और फर्स्ट डायरेक्टर्स ने ये अपनी पोजीशन संभालनी है अंटिल द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। पहली एजीएम तक ये लोग डायरेक्टर रहेंगे। जब फर्स्ट एजीएम होगी उसमें नए डायरेक्टर्स आएंगे जिनको हम कहते होते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, तो उसमें ये आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं ये रिटायर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर वही बात हमें बता रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये कब रिटायर होंगे और सब्सिक्वेंट कब आएंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर में कहता है जनाब तमाम जो डायरेक्टर थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे जिनको अपॉइंट किया गया था, वो रिटायर हो जाएंगे ऑन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जिनको अपॉइंट किया जाएगा ये रिटायर हो जाएंगे ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस। वो कहता है ये एक्सपायरी आपको बताइए मैंने सेक्शन 161 में यहीं पे आगे, ये टर्म होती है जनाब 3 साल की। पहले डायरेक्टर फर्स्ट एजीएम तक होते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं वो 3 साल के लिए डायरेक्टर होते हैं। 3 साल बाद फिर दोबारा से आप इलेक्शन करवा के नए डायरेक्टर लेके आते हैं। क्लियर है जी? और जब तक वो कहते हैं नए डायरेक्टर नहीं आ जाते, पहले वाले डायरेक्टर उनकी जगह पे सॉरी अपनी पोजीशन पे रहेंगे और काम करते रहेंगे, पोजीशन ही खाली नहीं होगी, नए इलेक्शन होंगे, नए डायरेक्टर आएंगे, वो इनको आकर रिप्लेस करेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्टर जो हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं, इन्होंने कोशिश करनी है कि जो इलेक्शन जिस डेट पे होना है वो हो जाए, उसको डिले ना करें, इस चक्कर में ना पड़े रहें कि अब हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं हमारी पोजीशन खत्म हो जाएगी तो हमें फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है, हम डिले कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने 3 साल बाद इलेक्शन करवाने हैं, एग्जैक्ट 3 साल बाद नए इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर आपको कोई मसला नजर आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, कोई मसला चल रहा है कंपनी में, कोई हालात इस तरह के चल रहे हैं या कोई लीगल प्रोसीडिंग्स ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से रुका हुआ है काम, तो वो कहते हैं इन्होंने बता देना है रजिस्ट्रार को कि ये सर्कमस्टांसेस हैं विद इन 45 डेज बिफोर द ड्यू डेट, कि ड्यू डेट से कम 45 डेज पहले रजिस्ट्रार को बता दें कि हमारे इलेक्शन ड्यू है इस साल में, 3 साल हो रहे हैं पूरे ड्यू है, लेकिन इन हालात की वजह से हमें लग रहा है कि हम इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा सकेंगे। तो रजिस्ट्रार साहब इनको जब उसको इन्फॉर्म कर देंगे वो इजाजत दे देगा, लेकिन वो कहता है कोशिश करनी है कि 90 डेज से ज्यादा डिले ना, shall not be delayed for more than 90 days ड्यू डेट से, या जो टाइम एक्सटेंडेड टाइम रजिस्ट्रार ने इनको अलाउ किया होगा। और अगर आप नहीं करवाते उस एक्सटेंडेड टाइम में भी या 90 डेज में भी, तो फिर ये रजिस्ट्रार के पास पावर आ जाती है। कहते हैं रजिस्ट्रार जब वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा जो सब सेक्शन 2 में बताया गया 90 डेज या एक्सटेंडेड टाइम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो रजिस्ट्रार खुद अपने तौर पे ऑन इट्स ऑन मोशन या रजिस्ट्रार के पास अगर रिक्वेस्ट गई है मेंबर्स की तरफ से, और मेंबर्स की रिक्वेस्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, वो कहते हैं कम से कम 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर उनके पास होनी चाहिए कंपनी के शेयर कैपिटल में। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर उनके पास है, और वोट के रजिस्ट्रार के पास गए हैं और रजिस्ट्रार को उन्होंने कहा है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, तो रजिस्ट्रार उनके कहने पे इलेक्शन करवा सकता है या खुद अपने तौर पे भी करवा सकता है। 1/10 का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, या अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो वहां 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स की बात की है कि कम से कम 10% मेंबर्स आके रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करें, तो रजिस्ट्रार फिर कंपनी को कहेगा एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करें, या ईओजीएम जो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग है वो कॉल करें, डेट और टाइम भी वो बताएगा, इस डेट पे कॉल करें उसमें इलेक्शन करवाएं। और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते हैं उस डेट पे रजिस्ट्रार के कहने के बावजूद नहीं करवाते हैं, तो फिर लेवल 2 की पेनल्टी स्टैंडर्ड स्केल पे आपको पे करनी पड़ेगी। तो 3 साल की टर्म है जी, 3 साल से आगे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसने बताया एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको करवाना पड़ेगा। सेक्शन 159 हमें बताता है प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो इस प्रोसीजर के डिस्कशन से पहले हम अगर 5 मिनट का ब्रेक ले लें और फिर आके स्टार्ट करें, इस सेक्शन में हमारी डिस्कशन थोड़ी ज्यादा होनी है, तो 5 मिनट के ब्रेक लेते हैं जी, 5 मिनट बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।
जी जनाब, अवेलेबल है तमाम लोग। अच्छा जी, हमने इलेक्शन प्रोसेस अब स्टार्ट करना है कि ये जो इलेक्शन है इसका क्या तरीकाकार होता है। ये जो 3 साल बाद इलेक्शन होने हैं टर्म पूरी होने पे, सेक्शन 159 में बड़ी डिटेल से उसने एक्सप्लेन किया है। इसमें सबसे पहली चीज तो अपने जेहन में रखें, अब उन्होंने जब आपसे क्वेश्चन पूछना है ना आईकैब ने, उसने आपने आपसे प्रोसेस नहीं पूछना कि मुझे प्रोसेस बता दें क्या है। उसने आपके सामने सिनेरियो रखना है। उसने कहना फलां कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स जो हैं फलां डेट पे इलेक्ट हुए थे, अब ये टाइम चल रहा है। साथ में इसके वो मिक्स करेगा अकाउंट्स को भी, जो एजीएम आपकी होती है उसमें आपने अकाउंट्स का अप्रूवल लेना होता है वो भी, और फिर आपको कहेगा मुझे एक स्केड्यूल बना के दें, सबसे जो स्मार्ट स्केड्यूल हो, यानी जल्दी से जल्दी हमने ये काम करना है, तो एजीएम भी हो जाए, डायरेक्टर्स की इलेक्शन भी हो जाए, अकाउंट्स भी अप्रूव हो जाए। तो उस हिसाब से उस एंगल से चीजों को आपने देखना है, प्रैक्टिकली आपके सामने वो रखेगा, पूछेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो याद रखें जब भी इलेक्शन होना होता है ना, तो सबसे पहली चीज जो उसमें डिसाइड होती है वो इलेक्शन की तारीख होती है। जब इलेक्शन की तारीख डिसाइड हो जाती है तो उससे पीछे रिवर्स में फिर आप चीजें सारी बाकी डिसाइड करते हैं। ये सिर्फ कंपनी के केस में नहीं, आजकल मुल्क में भी देखें यही चल रहा है। वो कहते हैं इलेक्शन की स्टेट को ना डिसाइड करें। तो डिसाइड जब हो जाएगा उससे पहले फिर बताया जाएगा जनाब उम्मीदवारों को कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन उम्मीदवार है वो इतने दिन पहले कागजात जमा करवा दे, उसकी स्क्रूटनी होगी, इतने दिन पहले लिस्ट फाइनल हो जाएगी, फिर इलेक्शन की तैयारी करें। यहाँ पे भी ऐसे है, सबसे पहली चीज जो डिसाइड करनी है वो इलेक्शन डे है कि किस डेट पे आपका इलेक्शन होगा। और उसके लिए उसने कहे हैं जनाब आपको 35 डेज, 35। अच्छा, अब जब वो आपका इलेक्शन डे डिसाइड हो गया उसके बाद अब अगले डिसीजन स्टार्ट होंगे कि इस इलेक्शन के लिए जो तैयारियां हैं वो कहां से स्टार्ट होगी, और वो तैयारी इलेक्शन डेट से 35 दिन पहले स्टार्ट हो जानी है। और वो देखें कैसे कैसे है। वो कहता है जनाब जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है ना हमारी कंपनी के, दे शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द जनरल मीटिंग। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट टर्म के अंदर हमारे डायरेक्टर कितने होंगे। और अब उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154, यानी कि सेक्शन 154 के अंदर उसने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हमें बताए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए डिसाइड कीजिएगा कि अगर आपकी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर चाहिए, अगर पब्लिक लिस्टेड है तो कम से कम 7 चाहिए, मैक्सिमम आप जितने मर्जी कर लें, 10 12 15 16 जितने करने हैं कर लें, लेकिन 7 से नीचे ना हो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो वो कहता है सबसे पहली चीज जो डिसाइड की जाएगी वो होगी कि नेक्स्ट टर्म के लिए हमारे डायरेक्टर्स कौन, सॉरी कितने होंगे, और ये चीज डिसाइड की जाएगी। वो कहता है नॉट लेटर देन 35 डेज बिफोर दैट मीटिंग जिसमें आपने ये इलेक्शन करवाना है। एक डेट डिसाइड हो गई, अब वहां से देखें 35 दिन पहले पहले आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने हैं उस डेट पे इलेक्शन में इलेक्ट करने के लिए कि कितने डायरेक्टर हमारे होंगे। फिर ये वो कहते हैं नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक दफा फिक्स हो गया, चेंज नहीं होगा, चेंज करने के लिए उसी मीटिंग में आके पहले मेंबर से चेंज का अप्रूवल लेंगे, फिर इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे। अच्छा जी, ये जब आपने डिसाइड कर लिया, और ये डिसाइड किसने करना था, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ने, बीओडी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड करना है। जब ये डिसाइड कर लिया तो फिर मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा। जो नोटिस मीटिंग का भेजा जाता है वो आपको पता है 21 दिन पहले जाता है। तो उस मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस भेज दिया जाएगा मेंबर्स को कि फलां डेट पे मीटिंग है, उसमें हमने इतने डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं अगले टेन्योर के लिए, अगले 3 साल के लिए। और क्या क्या उस नोटिस में लिखा जाएगा, वो कहते हैं बाकी बातों के साथ आपने लिखना है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो फिक्स आपने किए, और जो रिटायर हो रहे हैं उनके नाम भी लिखने के, ये रिटायर हो रहे हैं। अब कंपनी ने नोटिस मेंबर को भेज दिया, और उस नोटिस में ये भी लिखा जाता है साथ कि जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो उम्मीदवार है कि मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो अपने कागजात नामजदगी, बड़ा टर्म हम सुनते हैं न्यूज में, जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट करवा दें। अब वो कहता है जो मेंबर इलेक्शन लड़ना चाहता है, सीक्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन, वो रिटायरिंग डायरेक्टर है या कोई और बंदा है, जो भी बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है आगे, वो कंपनी के पास अपनी इस इंटेंशन को इन्फॉर्म कर देगा कि मैं इंटेंशन रखता हूं डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना है, अपने नॉमिनेशन पेपर्स भेज देगा नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। 35 दिन पहले आपने डिसाइड किया, 21 दिन पहले आपने नोटिस भेज दिया, अब 14 दिन उस मीटिंग से पहले ये मेंबर्स आपको अपनी इंटेंशन भेजेंगे वापस। कम से कम 14 दिन पहले आपके पास पहुंच जानी चाहिए जो जो बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है। अब कंपनी के पास हर जगह से आ गई अपना इंटेंशन कि ये जो है कंपनी बैठ के एक लिस्ट फाइनल करेगी। लिस्ट फाइनल हो गई, वो कहते हैं मीटिंग से कम 7 दिन पहले ये लिस्ट आपने फाइनल करके वापस दोबारा मेंबर्स को भेज देनी है कि ये उम्मीदवार है। तो ये नंबर ऑफ डेज भी आपके यहाँ पे फिक्स हो गए। ये बिल्कुल ठीक है आपने 7 14 21 एंड 35 इसको उल्टे ऑर्डर में कर लें कि 35 21 14 एंड 7 इलेक्शन डे से पहले आपने ये काम करने हैं। कोई बंदा जिसने इंटेंशन भेजी थी वो मीटिंग से पहले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विड्रॉ भी कर सकता है अपना ये नोटिस। ये जो नोटिस है कम से कम 7 दिन पहले वो कहते हैं भेजने हैं। और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो ये जो फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की बनाई जाती है ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश की जाती है। इट शैल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड उर्दू न्यूज़पेपर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी ने अपनी मीटिंग का नोटिस भी न्यूज़पेपर में देना होता है। तो ये जो फाइनल नोटिस है मीटिंग से कम 7 दिन पहले एक फाइनल लिस्ट है, ये भी इन्होंने उस न्यूज़पेपर के अंदर इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में जाके पब्लिश करनी है। इसके लिए मैंने एक वर्किंग बनाई थी आप लोगों के लिए, थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपके सामने जब ओपन होती है चीज। चलिए, ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने डिसाइड करना है इलेक्शन डे। जब ये दिन आपने ये डिसाइड कर लिया इलेक्शन डे, तो फिर इससे पीछे आपकी सारी वर्किंग होती है। अब इलेक्शन डे से आप आ जाए 35 डेज पीछे, तो ये मैंने फॉर्मूला एक्सेल में लगाया, यहाँ पे थोड़ी आसानी है हमारे लिए कि इलेक्शन डे जब आपने डिसाइड की तो उससे 35 दिन पीछे जब आप आए तो आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करने हैं। फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स जब हो गए, जो मीटिंग का नोटिस भेजना है कम से कम 21 दिन पहले आपने मेंबर्स को भेज देना है। और जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी इंटेंशन है कम से कम 14 दिन पहले कंपनी को बता देंगे
और कंपनी की तरफ से लिस्ट फाइनल करके मीटिंग से कम 7 दिन पहले, इलेक्शन डे से कम 7 दिन पहले भेजी जाएगी मेंबर्स को कि ये उम्मीदवार है जनाब इलेक्शन के, इनको आपने वोट देना है आके जब इलेक्शन डे पे आना है। क्लियर है जी? यहां तक कोई परेशानी? जी मुबीन, 21 डेज वाली बात मीटिंग वाले पोर्शन में हम जाके पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिटली वहां पे लिखी है। लेकिन याद रखें ये भी एक कंफर्म है, रूल है कि कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग होती है उसका नोटिस कम से कम 21 दिन पहले आपने भेजना होता है। नहीं नहीं, ये फुल वीक होता है, वर्किंग डेज जहां पे हो गए बताएगा वर्किंग डेज, ये फुल वीक होता है। तो अब आ गया जनाब इलेक्शन डे, उससे पहले वाली सारी फॉर्मेलिटीज 35 दिन 14 दिन, सॉरी 21 दिन 14 दिन 7 दिन वाली हो गई। इलेक्शन डे आ गया, लोगों को पता है कि हमने हमारे उम्मीदवार कौन है जिनको वोट देने हैं आके। तो वो कहते हैं जनाब अगर तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके जितने फिक्स किए थे आपने उतने ही उम्मीदवार आए हैं तो फिर आपको वोटिंग की जरूरत नहीं है, बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, इलेक्टेड अनअपोज जिसको हम कहते हैं, वो आपके बन जाएंगे। लेकिन अगर कैंडिडेट ज्यादा हैं और आपके इलेक्ट कम होने हैं तो फिर इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन में वोट्स जो होने हैं वो कैसे होंगे, उसके लिए एक डिफरेंट तरीका होता है। आप में से किसी ने अगर वोट दिया हो जनरल इलेक्शन में, आपको एक्सपीरियंस हुआ हो 2018 के इलेक्शन में, अगर आपका वोट तब तक बना था, तो आप देखते हैं एक प्रोविंशियल असेंबली होती है और एक नेशनल असेंबली होती है। आपने दो कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना होता है, प्रोविंशियल के लिए अलग और नेशनल के लिए अलग। तो आप दोनों को अलग अलग वोट देते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके पास दो वोट्स होते हैं, एक प्रोविंशियल का एक नेशनल का, अलग अलग देते हैं। सेम उसी तरह का रूल है यहाँ। आपने 7 बंदे इलेक्ट करने हैं, तो वो कहता है 7 वोट आपको चाहिए ना, तो उसके लिए फॉर्मूला उन्होंने यही बताया है कि नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज जितनी भी आपके पास होंगी उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड से। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके आ जाएंगे कि कितने हैं आपके जनाब नंबर ऑफ वोट्स। ये फॉर्मूला आपको वो बता रहा है। वो कहता है जनाब जो अपना मेंबर्स के पास वोट्स हैं वो इसी तरीके से उन्होंने वोट डालने हैं कि नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। क्या मेंबर के पास कितने वोट होंगे जनाब, इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकाल लें। अगर एक शेयर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, 7 है 10 है तो उतने वोट्स होंगे। जितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड से। अब मेंबर को पता है मेरे पास इतने वोट हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है कि ये मेंबर अपने तमाम वोट एक बंदे को भी दे सकता है और एक से ज्यादा में बांट भी सकता है। ये उसकी स्वाबदीद है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोट्स उसके पास कितने हैं याद रखना है। नंबर ऑफ वोट्स और नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स दो डिफरेंट चीजें हैं। नंबर ऑफ इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। ये अभी जो हमने एक्सेल की फाइल ओपन की थी उसमें नीचे ये देखें, वो कहता है टू बी इलेक्टेड आपके अगर लोग हैं 10 और वोटिंग शेयर है आपके पास 1000, तो नंबर ऑफ वोट्स आपके पास क्या होंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जो आपके पास वोट्स होंगे। अब आपको पता है आपके पास 10,000 वोट्स हैं जो आपने आके इलेक्शन में यूज करने, आप एक बंदे को दें या एक से ज्यादा को दें, आपकी मर्जी है। क्लियर है जी? मेंबर में गिव ऑल हिज वोट्स टू सिंगल कैंडिडेट या एक से ज्यादा को दे दे। अब जब आपके इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आसान सा हल है, जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाले लोग हैं वो आपके अपना डायरेक्टर है। कि 10 कैंडिडेट थे, 7 आपने इलेक्ट करने थे, तो वो पूरी हायरार्की बना लें कितने कितने वोट्स लिए हैं। जब लिस्ट बन जाएगी तो पहले 7 हाईएस्ट नंबर जो लेने वाले, सबसे पहले जिसने सबसे ज्यादा लिए हैं, फिर उसके बाद जब तक आपके नंबर नहीं पूरे हो जाते तो लिस्ट में जितने लोग आपके 7 थे वो पूरे हो गए, आपकी वो लिस्ट कंप्लीट होगी, डायरेक्टर बन गए। जी जी, वोटिंग शेयर होल्डिंग पे डिपेंडेंट होती है, जितने शेयर्स आपके पास है ये उसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो उसने बात की है टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स या सिक्योरिटीज हेल्ड बाय हिम, जो भी सिक्योरिटीज उसके पास है, अगर उसके वोट का राइट उसके पास है, एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड। वोटिंग सिक्योरिटी साथ मैंने कल बताया था आपको कि कुछ कंपनीज में क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं, कुछ शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट होता है, कुछ के ऊपर नहीं होता। कम केसेस में होता है, ये ऐसे नहीं है कि हर कंपनी में ऐसे हो। नॉर्मली आप देखेंगे जो मार्केट के अंदर हर कंपनी में शेयर होल्डिंग और वोटिंग जो सिक्योरिटीज है वो सेम होती है, कि जो नॉर्मल शेयर आपके पास है तमाम के वोटिंग राइट्स इक्वल है, तो इसका मतलब है वोटिंग सिक्योरिटीज आपकी सेम है। तो अगर वोटिंग सिक्योरिटीज आपकी डिफरेंट है तो उस हिसाब से फिर आपके नंबर ऑफ वोट्स चेंज होते जाएंगे। क्लियर है जी? नॉर्मली फिर जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और अगर कंपनी की डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स है, लेट्स अज्यूम क्लास ए में नॉर्मल वोटिंग राइट्स हैं, क्लास बी में हम कहते हैं 50% वोटिंग राइट्स हैं, तो फिर वहां पे वोटिंग सिक्योरिटीज आपकी आधी हो जाएगी शेयर होल्डिंग से। फॉलो कर रहे हैं बात को? जी मरियम, क्लियर हो गया आपको कि वोटिंग सिक्योरिटीज और शेयर होल्डिंग का आपस में ताल्लुक? अच्छा जी, तो कैंडिडेट अब आपके हो गए, जो हाईएस्ट लेने वाले थे, जितने कैंडिडेट आपने सेलेक्ट करने थे वो हो गए। अब वो कहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो जनरल मीटिंग में आपने इलेक्ट करने हैं, और उसका तरीका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप मेंशन करते हैं, जो तरीका होगा उसी को फॉलो करें। हमने आपको कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के बारे में सारी कहानी को कहता बता दी है। ये इलेक्शन आपके होंगे, डायरेक्टर आपके आगे अगले 3 साल तक के लिए कंपनी को मैनेज करेंगे। सेक्शन 159 यहाँ पे क्लोज। अब मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया इसको, स्टार्ट करते हुए 159 को, कि एग्जामिनर में आपसे जब सवाल पूछना है तो वो स्ट्रेट नहीं पूछना, उसने घुमा के पूछना। उसने कहना मुझे इलेक्शन करवा के दिखाएं, इसका स्केड्यूल बताएं। उस स्केड्यूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें नंबर ऑफ डेज है। और दूसरा सवाल इसमें वो आपको वोटिंग सिक्योरिटीज में जाके घुमा सकता है, वो कह दे कितने कितने वोट्स लिए मुझे बताएं, कौन कौन बने हैं जो डायरेक्टर बने। तो उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक दफा अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग आपने यहाँ पे बैठ के लेनी है। जब मैं पूछता हूँ कोई मसला नहीं है, जब तक क्लियर ना हो बताया करें, हम आगे नहीं चलेंगे। तो बाकी एक दो दफा अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। तो 159 मेरा ख्याल है कुछ मुश्किल नहीं है जी उसमें।
160 पे आते हैं जी। जैन क्या पूछ रहे हैं वोटिंग सिक्योरिटीज का? देखें, एक कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही क्लास ऑफ शेयर है, और उसमें आप कहते हैं जनाब नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास, लेट्स अज्यूम मेरे पास है जी 10,000 शेयर कंपनी के, और कंपनी के जो क्लास ऑफ शेयर है इसमें उसने बताया हुआ है कि एक जो शेयर है उसके ऊपर एक वोट होगा। कोई किसी किस्म की अलग से डिस्टिंक्शन नहीं है कि फलां क्लास ही है फलां क्लास ही, एक ही क्लास है, एक शेयर के ऊपर एक वोट है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज। अगर वोटिंग राइट्स आपके शेयर्स के ऊपर कोई डिस्टिंग्विश अलग से उनकी अलग से क्लासेस नहीं है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स कह लेंगे, नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज कह ले सेम है। फिर हम क्या कहेंगे, अगर एक शेयर पे एक ही वोट है आपका, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज आपकी सेम हो गई। क्लियर है जी? अब केस चेंज कहां पे होता है, अगर आपकी डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर हो। हमारी जनाब पहले हम कहते हैं क्लास ए है, क्लास ए में हम कहते हैं नॉर्मल है जी वोटिंग शेयर्स, जैसे हमने ऊपर बात की है। फिर है जनाब आपकी क्लास बी है, जिसमें हम कहते हैं जी 50% आपके वोटिंग राइट्स हैं। ये वोटिंग राइट्स की बात हो रही है। क्लियर है जी? अब जब 50% वोटिंग राइट्स हैं, अब मैं यहां पे जब नंबर लिखूंगा कि क्लास ए के मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, क्लास बी के 10,000 शेयर्स हैं, क्लास ए में एक शेयर पे एक ही वोट है आपका, तो और यहां पे वो कहता है आपका 50% है, यानी कि एक शेयर पे ठीक है। अब देखें ये हमारी जनाब नंबर ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज है। क्लियर है जी? अब देख रहे हैं आप, जिसके पास क्लास बी के 10,000 है, इसका मतलब है उसके पास 5,000 वोटिंग सिक्योरिटीज है, लेकिन जिसके पास क्लास ए के है उसके पास 10,000 है। अगर आप दोनों रखते हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर जब आप करेंगे तो आपके पास टोटल 20,000 होंगे, लेकिन वोटिंग सिक्योरिटीज की जब बात आएगी तो आपके पास कितने होंगे? 15,000। जी, कोई कंफ्यूजन परेशानी? अच्छा जी, अब आते हैं सेक्शन 160 पे। सेक्शन 160 पावर देता है कोर्ट को कि वो इन इलेक्शन को डिक्लेयर कर सकती है इनवैलिड। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद आपको पता है हमारे मुल्क में तो धांधली का भी बड़ा शोर होता है। इलेक्शन के बाद रौला पड़ गया, धांधली हो गई है, फला फला डायरेक्टर गलत इलेक्ट हुआ है, उसने नंबर ऑफ वोट्स में कोई ना कोई घपला किया है। क्या ऑप्शन है? जो लोग धांधली का रौला डाल रहे हैं वो धरना नहीं देंगे। यहाँ पे धरने वाला ऑप्शन नहीं होता है कि कंपनी के ऑफिस के बाद जाकर बैठ के धरना दे दें। वो कहता है जनाब आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट को अप्लाई करें, कोर्ट को मुतमईन करें। अगर कोर्ट मुतमईन होती है तो कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देगी इनवैलिड इलेक्शन को। तो तीन चीजें हैं जो आपने इस सेक्शन में, सेक्शन 160 में याद रखनी है। एक, कोर्ट के पास है ये राइट, कमीशन के पास ये राइट नहीं है, आपने कोर्ट में जाना है। और एप्लीकेशन जाएगी मेंबर्स की तरफ से जिनके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर हो कंपनी में। ये एप्लीकेशन देने के लिए एक क्राइटेरिया उन्होंने बताया, अगर 10% वोटिंग पावर से कम वाले लोग जाते हैं, या मतलब जो लोग जा रहे हैं उनके पास 10% वोटिंग पावर नहीं है टोटल मिला के उन तमाम लोगों की, तो कोर्ट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी शर्त हो गई। और तीसरी शर्त है जी, इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर ये जाके रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसा ना हो इलेक्शन हुए साल हो गया, डायरेक्टर काम कर रहे हैं, साल बाद इन्हें हो जाए और कोर्ट में एप्लीकेशन लेके चले गए कि धांधली हुई थी इलेक्शन में। ऐसा नहीं होगा। ऐसा पाकिस्तान में पार्लियामेंट में होता है कि जब दिल किया धरना देके बैठ गए और फिर फखर से बताया कि 126 दिन धरना दिया, लेकिन उसके बाद निकला कुछ नहीं। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी पार्टी आपको पता है यहाँ पे हार जाती है और धांधली का शोर करती है। जहां जीत रहे हैं वहां बात नहीं करते, जहां पे हार जाते हैं वहां कहते हैं धांधली। तो यहाँ पे धांधली अगर हुई है तो जाए कोर्ट में, 10% वोटिंग पावर आपके पास हो और विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन आपने रिक्वेस्ट करनी है जाके। तो कोर्ट को अगर आप मुतमईन कर देते हैं तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगी तमाम डायरेक्टर्स का इलेक्शन या उनमें से एक बंदे का इनवैलिड, अगर मुतमईन है कि कोई मटीरियल इरेगुलरिटी हुई थी इलेक्शन को होल्ड करने में, को वोट्स की काउंटिंग में मसला हुआ था, किसी को वोट नहीं डालने दिया गया था, या उसके काउंट नहीं हुए, या किसी के डबल काउंट हो गए, इस तरीके का कोई इशू हुआ है तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है इनवैलिड। क्लियर है जी? अच्छा, अब वो टर्म ऑफ ऑफिस आपको याद हो, अभी ऊपर हम बात करके आए तो उसने कहा था टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में मैं सेक्शन 161 में आपको बताऊंगा। तो वो कहता है जो डायरेक्टर जिसको आप इलेक्ट कर रहे हैं ना अंडर सेक्शन 159 या 162, अभी हम जाकर देखते हैं 162 क्या कह रहा है, वो ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल तक के लिए इन्होंने ऑफिस होल्ड करना है। उससे पहले ये रिजाइन कर जाता है या ऑफिस अपना वेकेट कर देता है ड्यू टू फ्रेश इलेक्शन अंडर सेक्शन 162, या कोई भी मसला हो जाता है, लेकिन नॉर्मल टर्म इसकी 3 साल की है। लिमिटेड बाय गारंटी और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए कम से कम 3 साल से कम हो सकती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप मेंशन करते हैं। लेकिन नॉर्मल कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उस केस में कम से कम जो टेन्योर है वो 3 साल का, सॉरी मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 3 साल का है डायरेक्टर का। उससे पहले रिजाइन कर जाए, वफात पा जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए तो ये बहाना नहीं करेगा कि 3 साल के लिए बनाओ तो अब तो मैंने करना ही करना है। 3 साल मैक्सिमम टाइम उन्होंने बताया है। कैजुअल वैकेंसी जो बोर्ड में अराइज होती है, कोई डायरेक्टर अगर रिजाइन कर गया या वफात पा गया, उसकी जगह पे अब नया बंदा जो आना है वो डायरेक्टर की तरफ से फिल की जाएगी। इलेक्शन जो होता है उसमें मेंबर्स वोट देते हैं, लेकिन कैजुअल वैकेंसी जो फिल की जाती है वो डायरेक्टर्स की तरफ से की जाती है। और ये जो बंदा जिसको अपॉइंट किया जाएगा ये ऑफिस होल्ड करेगा रिमेनिंग टेन्योर के लिए। जो इससे पहले वाला बंदा टाइम गुजार गया वो 3 सालों में से लेस हो जाएगा। कि लेट्स अज्यूम इलेक्शन हुए थे, 3 साल के लिए डायरेक्टर बना, 1 साल बाद वो रिजाइन कर गया, अब उसकी जगह पे अपॉइंट किया जाएगा इन डायरेक्टर्स की तरफ से नया बंदा। तो डायरेक्टर जब अपॉइंट करेंगे तो रिमेनिंग 2 साल के लिए बंदा आएगा जो नया आएगा। अब ये आप ये नहीं कहेगा कि मैं 3 साल के लिए डायरेक्टर हूँ, रिमेनिंग 2 साल के लिए आएगा। क्लियर है जी? 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
जी जनाब, सॉरी, डिस्ट्रैक्शंस आज आ रही हैं। अच्छा जी, सेक्शन 162। सेक्शन 162 अपने तौर पे एक बड़े मजे का सेक्शन है। ये अजीब सी कैलकुलेशन करवा के किसी बंदे को ये राइट देता है कि वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाए ड्यूरिंग दैट टर्म। 3 साल की जो टर्म चल रही है उसी दौरान अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो कैसे बने। वो कहते हैं जनाब, अगर किसी बंदे के पास इलेक्शन के बाद, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कोई बंदा इतनी शेयर होल्डिंग ले लेता है कंपनी में जो शेयर होल्डिंग इसको डायरेक्टर बनाने के लिए काफी है, तो ये कंपनी को कह सकता है कि कंपनी फ्रेश इलेक्शन होल्ड करे। कंपनी इसके कहने पे फिर फ्रेश इलेक्शन करवाएगी। उस फ्रेश इलेक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो सेक्शन 162 बता रहा है वो फॉलो की जाएंगी, और इस बंदे को फिर डायरेक्टर, अगर ये वोट्स ले लेता है तो डायरेक्टर बनाया जाएगा। अब यहाँ पे पहला सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि इसके पास इतनी शेयर होल्डिंग आ गई है जो इसको डायरेक्टर बनाने के लिए काफी है। और उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसको कहते हैं रिक्विजिट शेयर होल्डिंग। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, जो शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड है टू गेट हिम इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए एक रूल जो उन्होंने इस सेक्शन में बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे ना फिक्स्ड इन द प्रीसीडिंग इलेक्शन, दे शैल नॉट बी डिक्रीज्ड। दे शैल नॉट बी डिक्रीज्ड, उसको आप डिक्रीज नहीं करेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट का मतलब ये है कि इस एक्ट में कुछ और कहीं पे लिख दिया गया है, उसको सुपरसीड कर रहा है ये सेक्शन। अगर कोई बात इस सेक्शन के अगेंस्ट किसी लिख दी गई है सेक्शन में, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जब इलेक्शन हो गया तो आपके डायरेक्टर्स 3 साल के लिए बनेंगे, 3 साल बाद इलेक्शन होगा। लेकिन आगे सेक्शन 162 में हमें आके कह रहा है कि फ्रेश इलेक्शन भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, 162 सुपरसीड कर रहा है उसको, जो सेक्शन हमें ऊपर 161 उसने बताया है टर्म ऑफ ऑफिस का। क्लियर है मुबीन। नॉट विथ स्टैंडिंग का अगर आप वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बावजूद इसके, बावजूद इसके कि कोई और चीज इसके अगेंस्ट एक्ट में लिख दी गई है। लेकिन अगर कोई मेंबर रिक्विजिट शेयर होल्डिंग ले लेता है कंपनी में तो वो कंपनी को कह सकता है कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 159 जो हम पढ़ के आए। क्लियर है जी। अब आपके जहन में अभी तक कोई सवाल नहीं राइज हुआ जो मैं जिसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे पता चलेगा कि रिक्विजिट शेयर होल्डिंग उसके पास आ गई है या नहीं आई। क्या इतनी शेयर होल्डिंग उसके पास आ गई है, कोई डायरेक्टर इलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखें, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। चलिए, लेट्स अज्यूम कंपनी के जनाब टोटल हमें शेयर्स पता है, शेयर कैपिटल कितना है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है कि लेट्स अज्यूम जनाब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 मिलियन कह रहे हैं, हम सिंपल रख लेते हैं। अब हम शेयर होल्डिंग कंपनी में एक्वायर करते जा रहे हैं, हमें यह भी पता है कि कंपनी के टेन्योर में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। अगर सिंपल फॉर्मूला भी हम रखें और हम ये भी अज्यूम करें कि तमाम डायरेक्टर्स में इक्वल नंबर ऑफ वोट्स लेके अगर वो यहाँ पे आए हैं, तो आपको पता होगा कि यार कितनी शेयर होल्डिंग मुझे रिक्वायर्ड है, मेरे पास कितने वोट्स हों तो मैं कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। तो इसके लिए हमें वो जो टर्म होती है उसके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पता होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज हमें पता होनी चाहिए इस फॉर्मूले में, वो ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ डायरेक्टर जो फर्दर टर्म है ये हमें पता होनी चाहिए। अगर ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके 5 हैं तो आप इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स को, ये नंबर ऑफ वोट्स को डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब है 20,000, सॉरी 1 मिलियन है तो 200,000, 2 लाख शेयर्स आपको चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख हैं तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी किसी के पास कितने भी शेयर हो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके 5 हैं और 5 से इसको कम नहीं कर सकते जब सेक्शन 162 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चाहेंगे। अब देखिए, अगर आप 5 से आप कैलकुलेशन करते हैं अपनी बैठ के और आप कहते हैं 20,000 शेयर मेरे पास अगर आ जाए, 20,000 वोट्स मेरे पास हों तो मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। आप 20,000 पूरे करें, कंपनी के पास जाए, इलेक्शन करवाएं, कंपनी अपनी इस टर्म के लिए आपके कहने पे जो इलेक्शन करवा रही है कंपनी, उसके लिए जो नंबर ऑफ डायरेक्टर है वो 5 की बजाय 3 कर दे। पता चला कि रिक्वायरमेंट जो 2 लाख से उठ के वो ऑटोमेटिकली 333 पे चली गई है। आपके लिए मसला हो गया। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके लास्ट टेन्योर में थे उसको आप चेंज नहीं कर, डिक्रीज नहीं कर सकते। इंक्रीज जरूर कर सकती है कंपनी, इंक्रीज जब करेगी तो आपका फायदा होगा। देखिए 6 कर दिया, 16 अपना 166 पे आ गई रिक्वायरमेंट, लेकिन आप उससे ज्यादा 200 लेके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। फॉलो कर रहे हैं बात को? खामोशी हो गए यार सारे आप। अच्छा, अब इसमें इससे भी एक आगे स्टेप है, आपको टोटल शेयर कैपिटल कंपनी का नहीं पता है, फिर भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो रेड हाईलाइट किया है सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म पता है ना, तो सिंपल क्या करें, 100 को डिवाइड कर दें उससे। 100 को डिवाइड कर दें 6 से, 100 को डिवाइड कर दें, जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं 5 थे हमारे, आप 100 को डिवाइड कर देंगे उससे, 100 था और 5 आपके डायरेक्टर से, डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर आएगा। इसका मतलब है 20%। जब 100 पे जा रहे हैं तो उसका मतलब है परसेंटेज पे जा रहे हैं। आप कहते हैं 20% शेयर होल्डिंग जब आपके पास आ गई है तो आप कंपनी को जाके कह सकते हैं आपको डायरेक्टर बनाया जाए। और अब आपको उस पॉइंट की भी अफादियत पता चल रही है जो उसने कहा कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपने डिक्रीज नहीं करने जो आपको बताए गए हैं। क्लियर है जी। अब सेक्शन पे दोबारा हम आते हैं। हुआ ये कि कंपनी के इलेक्शन हुए डायरेक्टर्स के 6 महीने बाद, साल बाद कोई बंदा
उसने इतने वोट्स ले लिए, वो मेजर शेयर होल्डर बन गया कंपनी में, लेकिन उसको बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, तो वो कह सकता है कंपनी को कि इलेक्शन करवाए जाए, और जब इलेक्शन ये करवाए जाएंगे तो उसके लिए वो कहता है नंबर ऑफ डायरेक्टर जो प्रीसीडिंग इलेक्शन में आपने फिक्स किए थे वो चेंज नहीं करना, डिक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं करेंगे आप इलेक्शन करवाएंगे। फिर अब जब इलेक्शन होंगे तो ये डायरेक्टर जो आएंगे ये फिर 3 साल के लिए डायरेक्टर बनेंगे, ये रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं बनेंगे, 3 साल के लिए डायरेक्टर बनेंगे। फिर वो कहते हैं जनाब ये जो बोर्ड लिखा हुआ है इसको भी हम देखते हैं, उससे अगली बात पढ़ ले एक दफा। वो कहते हैं बोर्ड के पास जब रिक्वेस्ट आ गई है ना इस तरह मेंबर की, और बोर्ड को भी पता है कि उसके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ गई है, तो बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा। जब उसकी रिक्वेस्ट आई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना, ये नहीं कह रहे इलेक्शन करवा लेना है, कहते हैं प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। बोर्ड में वो क्या कह रहा है, वो कहता है लिस्टेड कंपनी के केस में, ये जो फ्रेश इलेक्शन होना है ना 162, लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टर ने जो इलेक्शन करवाना है उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो प्रोसीजर होगा एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन। अब लिस्टेड कंपनी के केस में सीसीजी में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, हम पढ़ के आ गए। तो कहां पे इस तरह की बात लिखी हुई है कि सेक्शन 162 वाले इलेक्शन जब करवाने हैं तो क्या ऐसी कौन सी एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई है लिस्टेड कंपनी के केस में जो कहता है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन? तो नोट कर लें अपने पास, अब लॉ को आपस में लिंक करने का टाइम आया। जैसे हमने पहले दिन से लिंक करना शुरू किया कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 155 156 पढ़ा और हम सीसीजी में चले गए। यहाँ पे एज मे बी स्पेसिफाइड के साथ जो बात है आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, कंपनीज फॉर्म्स एंड जनरल प्रोविजंस की रेगुलेशंस है, उसकी रेगुलेशन 24 है जहां जाके वो बता रहा है, उसको साथ ही हम देख लेते हैं कि उसमें क्या, उसमें लिस्टेड कंपनी के लिए प्रोसेस क्या लिखा है जी। जी ये मैंने स्कैन करके अपने पास रखे हुए हैं, आपकी बुक के अंदर एज इट इज मौजूद होंगे। ये कंपनीज जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स की रेगुलेशंस हैं 2018 की, और रेगुलेशन 8 से रेगुलेशन 30 तक हमारे सिलेबस में शामिल है। तो इसकी रेगुलेशन 24, अब ये रेगुलेशन ऐसी है कि ये बिल्कुल अलग से बताते खुद कुछ भी नहीं है, ये पूरी की पूरी रेगुलेशन में हर सेक्शन का रेफरेंस है कंपनीज एक्ट में, किसी न किसी सेक्शन के साथ वो लिंक हो रहा है। तो हमने पहला सेक्शन पढ़ा है जिसमें ये पहली चीज आई है, वो कह रहा है जनाब फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, और साथ देखें उसने रिक्वायरमेंट में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि कंपनीज एक्ट किस सेक्शन की बात है, सेक्शन 162। वो कहता है जो लिस्टेड कंपनी में को बंदा अगर रिक्वायर कर लेता है रिक्विजिट शेयर होल्डिंग जो काफी है उसको इलेक्ट करवाने के लिए एज अ डायरेक्टर, तो वो कंपनी को जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये डॉक्यूमेंट्स वो साथ देगा उस रिक्वेस्ट के। कौन से डॉक्यूमेंट है? एक तो एविडेंस देगा कि रिक्विजिट शेयर होल्डिंग उसके पास आ गई है, जो कैलकुलेशन अभी मैंने करके आपको दिखाई है, इस तरह की कैलकुलेशन करके एविडेंस देगा कि देखिए आपकी टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतने हैं, उसमें से इतने मेरे पास आ गए हैं, अब मैं डायरेक्टर इलेक्ट हो सकता हूँ कंपनी। दूसरा एक एफिडेविट देगा कि जनाब उसने तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं रेलिवेंट लॉ या कोई रेगुलेशन अगर अप्लाई होती हैं ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग एक्वायर करने में, उसने तमाम जो लॉ है उनको फॉलो किया है। हम पढ़ेंगे आगे जाके सब्सटेंशियल एक्विजिशन, लिस्टेड कंपनी में एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर अगर कोई बंदा शेयर खरीदे तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करनी होती है, तो उसने लिख के देना कि मैंने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि एक अंडरटेकिंग वो देगा कि मैं अपने ये जो शेयर होल्डिंग है ये डिस्पोज ऑफ नहीं करूंगा अगले इलेक्शन तक, जो अगले 3 साल बाद इलेक्शन होने हैं तब तक मैं अपनी शेयर ये डिस्पोज ऑफ नहीं करूंगा। ऐसा ना हो आज आपके कहने पे इलेक्शन दोबारा से हो रहे हैं, पूरा एक सारा प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा रहा है, और इलेक्शन होने के 6 महीने बाद आप सेल करते हैं, नए बंदे को देते हैं, फिर नया बंदा आके कहे जनाब दोबारा से इलेक्शन करवाएं। तो आपने एक अंडरटेकिंग देनी है कि 3 साल तक आप अपनी शेयर होल्डिंग सेल नहीं करेंगे। फिर जो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो सेक्शन 159 वाला ही फॉलो किया जाएगा, और जब 159 के अंदर आपने नोटिस भेजना होता है अपने मेंबर्स को, उस नोटिस में लिखा जाएगा कि ये फला फला मेंबर की डिमांड पे इलेक्शन हो रहे हैं, जो नए इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आप अगर उम्मीदवार डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आ जाए। क्लियर है जी भाई साहब, कोई परेशानी? तो अब आपने अपने पास नोट करते जाना है, जो बुक आपके पास है या कोई नोट्स आप बना रहे हैं तो उसमें आप अपने पास बना लें। जी जी तमाम डायरेक्टर्स के इलेक्शन नए सिरे से होंगे, मुबीन बोर्ड ही नए सिरे से बनेगा। तो अपने पास रेफरेंस इस तरह के आपने नोट करते जाने हैं कि कंपनीज जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स का फला रेगुलेशन है हमारे फला सेक्शन के साथ लिंक करती है। एग्जामिनर वहां पे जब सवाल पूछेगा ना इसमें उसने नहीं बताना आपको कि कहां से बताएं, उसने कहना मुझे रेलेवेंट प्रोविजन के मुताबिक जवाब दें, और आप देखें इसका आधा जवाब 162 में है और लिस्टेड कंपनी के केस में आधा जवाब यहाँ पे रेगुलेशन 24 में। तो ये कंप्लीशन अगर आपकी है तो वहां पे आप अपने मार्क्स पूरे कर लेंगे और इंशाल्लाह पेपर आपका पास होगा। एक चीज हमने उस दिन मिस की थी, यहाँ पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी भी, जो सेक्शन अभी हम पढ़ के आए हैं कंपनीज एक्ट का जिसमें उसने रिक्वायरमेंट बताई थी फीमेल रिप्रेजेंटेशन की, उसकी बात भी इस रेगुलेशन 23 में कर रहा है कि बोर्ड जो है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का, उनकी कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए जिसके पास बैचलर डिग्री हो, हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। तो लिस्टेड कंपनी के लिए उसने सीसीजी में हमें बताया हुआ है। जी मसूद लिख सकते हैं आप, स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे जो आपका एग्जामिनर मौजूद होता है ना इन्विजिलेटर, वो उस पर डिपेंड करता है, वो इनकार कर देता होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मेरे कुछ दोस्त उनके साथ ऐसे हुआ था, उन्होंने कहा था नहीं आप नहीं लेके जा सकते ऐसे, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत भी की होती है। लेकिन मैं ये कहता होता हूँ आप एक स्टिकी नोट लगाएंगे, अभी पहली बात हो रही है, और जब जब तक हमारा एंड होना है, एंड तक जाते हुए बड़ी तादाद बन जाएगी नोट्स की, तो आपके लिए किताब से ज्यादा इन नोट्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे आपको समझ नहीं आ रही हो, एक स्टूडेंट ने मुझे तस्वीर भेजी, उसने लॉ के रेफरेंस लिख के वो जो साइड पे आप नोट लगाते हैं कि मेरे लिए डायरेक्ट वहां पे पहुंचना ईजी हो, मैं किताब देख के परेशान हो गया देख के कि यार इससे ज्यादा इजी तो मैं इंडेक्स में जाके देख सकता था किस पेज पे जाना है, आपको पहले स्टिकी नोट ढूंढना पड़ेगा कि कहां पे मैं डायरेक्ट जाऊं। तो लिखने की इजाजत उन्होंने नहीं दी है,
जब नहीं दी है तो वहां पे वो कह देगा कि किताब पे लिखने की इजाजत नहीं है, तो साथ कागज कैसे में लगाने की इजाजत दूंगा आप? ठीक है, तो इस तरह की इजाजत नहीं है आपको स्टिकी नोट वाली। सिर्फ आप लॉ का वो जो टॉपिक लिख सकते हैं कि फलां पेज पे फलां है, इसके अलावा आप कोई रेफरेंस या लिंक नहीं बना सकते वहां पे। क्लियर है जी? अच्छा, एक चीज हम सीसीजी में उस दिन पढ़ी थी, उस दिन मैंने इंटेंशनली इन प्रोविजंस एंड फॉर्म्स के रेगुलेशंस को ओपन नहीं किया था कि पहला दिन है परेशान ना हो जाए। सीसीजी में हमने पढ़ा था लिस्ट अपना कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, और उन्होंने वहां पे उसकी क्वालिफिकेशन की जब बात आई थी, सीएफओ की भी बताई थी, इंटरनल ऑडिटर की भी बताई थी, लेकिन जब कंपनी सेक्रेटरी की बारी आई थी तो उन्होंने कहा था एज मे बी स्पेसिफाइड, और वो स्पेसिफाइड उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है रेगुलेशन 22 के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन। तो बताया, वो कहता है जो बंदा मेंबर हो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट एंड चार्टर्ड सेक्रेटरीज का, मास्टर डिग्री हो उसके पास, और उसके साथ उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो लिस्टेड कंपनी के केस में, या 2 साल का एक्सपीरियंस हो इन केस ऑफ अदर पब्लिक कंपनी, या वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हो 18वां स्केल 18 स्केल से रिटायर्ड सर्वेंट हो, और 15 साल की उसकी कम से कम सर्विस हो। क्लियर है जी? फिर वो कहता है जो ऑलरेडी एंगेज्ड है पब्लिक कंपनी की तरफ से एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो कंटिन्यू कर सकते हैं इन दैट कैपेसिटी के रेगुलेशन आने के बाद, उसको डिस्क्वालीफाई आप ना कर दें। तो अब देखें, अब हम अपने पैरेलल टॉपिक चल रहे हैं, कंपनीज एक्ट, उसके साथ हमारे एक लिस्ट में टॉपिक था जिसकी रेगुलेशन 8 से 30 तक हमारे सिलेबस में, उसमें से 3 रेगुलेशन हम कवर कर चुके हैं साथ साथ। तो इसका फायदा भी उसी सूरत में है कि अगर साथ ही रेलिवेंट हम प्रोविजन देख लें आके कि कंपनीज फॉर्म्स एंड जनरल प्रोविजन में आके कोई चीज तो नहीं उसने बताई हुई। क्लियर है जी? कंपनीज सॉरी फ्रेश इलेक्शन आपको समझ आ गए? तो चलिए, सेक्शन 163 आपको बताता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बारे में। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपनीज एक्ट का, और बड़ा अछूता टॉपिक है, अलग से एक कैलकुलेशन ये करवाता है, और बड़ी अलग से कैलकुलेशन है जो पूरे कंपनीज एक्ट में सिर्फ इसी सेक्शन में होती है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इसको पढ़ने से पहले हमें वैसे भी अगले 2 सेक्शन पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। नॉमिनी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? सेक्शन 164 में बता रहा है, वो कहता है एक तो मैंने ऊपर आपको बताया है इलेक्टेड डायरेक्टर्स, इलेक्शन के थ्रू जो आएंगे, इन एडिशन टू दोज डायरेक्टर्स जो इलेक्टेड हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको वो इलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको हम नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं, और ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय कंपनीज क्रेडिटर्स या बाय अदर स्पेशल इंटरेस्ट, जो भी हम पढ़ के आए थे नॉन मेंबर कब डायरेक्टर हो सकता है। अगर क्रेडिटर्स का रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा तो वो नॉमिनी डायरेक्टर होगा। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को की मेंबर है और अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाना चाहती है तो उसी शेयर होल्डिंग की बेस पे वो नॉमिनेट भी कर सकती है, तो वो राइट उन्होंने दिया है। फिर वो कहते हैं कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है, वो नॉमिनेट कर सकती है डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ दैट कंपनी। जी जी, बिल्कुल काउंट होंगे मुझसे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। ये इन एडिशन टू इलेक्टेड डायरेक्टर है ना, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इन्होंने काउंट होना है। अब नॉमिनी डायरेक्टर तो उन्होंने बता दिए कौन होंगे। वो कहता है कुछ कंडीशंस, कुछ प्रोविजंस हैं जो नॉमिनी डायरेक्टर पे अप्लाई नहीं होती। वो कौन कौन सी हैं? उसने सेक्शंस का रेफरेंस दे दिया हमें। वो कहता है सेक्शन 158, 159, 161, 162 और 163, ये इनमें से कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगी नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर को इलेक्शन के थ्रू आने की जरूरत नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर के ऊपर टर्म ऑफ ऑफिस वाली शर्त अप्लाई नहीं होती। ये जब तक नॉमिनेट उसने किया हुआ है, ये नॉमिनी डायरेक्टर बैठा रहेगा। क्रेडिटर्स का अगर रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बीओडी आपका खत्म हो रहा है, एक बीओडी खत्म हो रहा है, दूसरा आ रहा है, वो अपना नॉमिनी अपनी जगह पे मौजूद है, पहले बीओडी खत्म हो गया, दूसरा आ गया, वो दूसरे के अंदर बैठा हुआ है। इसी तरह रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वाली कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होती। वो कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर को जो नॉमिनेट कर रहा है रिमूव भी वही कर सकता है, तो ये राइट भी उन्होंने उसको दिया है। फिर वो कहते हैं किस पे अप्लाई नहीं होगी, अब आगे एक्सप्लेन कर रहा है। डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी और एनी एंटिटी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इनके बोर्ड पे अगर कोई डायरेक्टर नॉमिनेट होकर आया है किसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी की तरफ से, या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी के बोर्ड में आया है, तो उसके ऊपर की कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में और उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे कोई डायरेक्टर बैठा है, उसको भी नॉमिनी डायरेक्टर कहेंगे, उस पर भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। कोई फॉरेन एक्विटी होल्डर्स है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो आपकी कंपनी में आगे बैठा हुआ है किसी सेटअप के तहत, कई दफा होता है गवर्नमेंट ने कोई सेटअप किया होता है, कोई इन्वेस्टमेंट की होती है, जिस तरह चाइनीज के साथ आपका एग्रीमेंट है, वो कंपनी जहाँ पे आती है चाइनीज उसमें आके बैठते हैं डायरेक्टर्स, उस सेटअप के तहत अगर कोई डायरेक्टर बन के बैठा है तो उनके ऊपर भी ये प्रोविजन सारी अप्लाई नहीं होती है। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की बात है, वो ये है उन्होंने राइट दिया है कंपनी को कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के डायरेक्टर है तो उसकी जगह पे बंदा नॉमिनेट कर सकती है शेयर होल्डिंग की बेस पे। गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी की शेयर होल्डर है तो इस शेयर होल्डिंग की बेस पे गवर्नमेंट वहां पे डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकती है। अब लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग है 40%। गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे बंदा नॉमिनेट करना चाहती है डायरेक्टर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि शेयर होल्डिंग की बेस पे कितने बंदे नॉमिनेट कर सकते हैं वो। फिर जब नॉमिनेट कर दिया, अब आप मुझे बताएं क्या लॉजिकल बात बनती है कि गवर्नमेंट नॉमिनेट भी कर दे अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे, और कल को जब इलेक्शन हो उसमें जो आजाद उम्मीदवार आ रहे हैं उनको भी वोट करे आके? क्या ऐसे हो सकता है कि जिस शेयर होल्डिंग की बेस पे आपने नॉमिनेट कर दिया उसको आप आके वोट्स में भी यूज कर लें? वो कहता है जब आपने अपनी इस शेयर होल्डिंग की बेस पे बंदा नॉमिनेट कर लिया, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन अगर आपको अलाउ कर रही है नॉमिनेट करना और आपने नॉमिनेट कर दिया, तो जितने वोट्स चाहिए थे इस डायरेक्टर को इलेक्ट होने के लिए, अगर ये इलेक्शन प्रोसेस से वोट्स लेके आता, उतने नंबर ऑफ वोट्स अब आपके टोटल वोट्स में से लेस हो गए हैं। रिमेनिंग वोट्स को आप इलेक्शन डे पे यूज कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, ये आपके सामने है जी एबीसी लिमिटेड,
उसके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 5, हम वही फॉर्मूला कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं 20 से, हम कहते हैं जी 20 वोट्स चाहिए होंगे एक बंदे को डायरेक्टर बनने के लिए। लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट के पास 45% शेयर होल्डिंग है। आप मुझे बताएं गवर्नमेंट 45% शेयर होल्डिंग की बेस पे कम से कम कितने लोग, सॉरी मैक्सिमम कितने लोग नॉमिनेट कर सकती है अगर एक बंदे को 20 वोट चाहिए हो डायरेक्टर इलेक्ट होने के लिए? क्या ख्याल है? 2। अब जब आपने 2 नॉमिनेट कर दिए तो इसका मतलब है टोटल 45 में से 40% आपकी शेयर होल्डिंग यूटिलाइज हो चुकी है, आपके वो बंदे नॉमिनेट हो चुके हैं। तो 45 में से 40 लेस कर दें, बाकी 5 बचे हैं। अब जब इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट आगे अपनी ये 5% वोट्स यूज कर सकती है, 40% की जगह पे आपने नॉमिनेट कर दी है। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें? ऐसे नहीं है कि इधर बंदे भी नॉमिनेट करते हैं और इधर आके फिर दोबारा से 45% वोटिंग राइट्स भी यूज कर लें आप। एक बंदे भी नॉमिनेट कर दिए, अगले बंदे भी आपके वोट से आ रहे हैं, सारी कंपनी आपकी होगी फिर तो यही बात उन्होंने यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ के अंदर की है। वो कहते हैं जनाब ये नॉमिनेट जो आप कर रहे हैं ना फला फला प्रोविजन के तहत, तो नंबर ऑफ वोट्स, जी मैं मुबीन कर देता हूँ, नंबर ऑफ वोट्स कंप्यूटेड जो आपने सेक्शन 159 में कंप्यूट किए थे, proportionate to the number of votes required to elect the director, अगर वो इलेक्शन के थ्रू आता तो उसके लिए जितने वोट्स रिक्वायर्ड थे, they shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body, उसमें से आपने इसको एक्सक्लूड कर देना है। आते हैं दोबारा से उस वर्किंग में। गवर्नमेंट के पास थे जनाब 45% वोट्स। गवर्नमेंट कहती है मैंने 2 बंदे नॉमिनेट, टोटल आपके डायरेक्टर्स बनने हैं 5। गवर्नमेंट कहती है मैंने 2 बंदे नॉमिनेट करने हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, क्योंकि मुझे कंपनी लॉ इजाजत दे रहा है कि मैं नॉमिनेट कर सकती हूँ। उन्होंने 2 बंदे नॉमिनेट कर दिए। हमने देखा था कि एक बंदे के लिए कितने वोट चाहिए होंगे, 20। तो फॉर्मूला वही कि 100 को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डायरेक्टर से, तो हम इस अजम्पशन की बेस पे कि इक्वल भी ले लें तो कम से कम इतने वोट्स हैं जो बंदे को चाहिए होंगे। तो 45% वोट्स थे, 2 जब आपने नॉमिनेट कर दिए और एक बंदे के लिए 20% आपको चाहिए थी, तो कितने परसेंट वोटिंग पावर यूटिलाइज हो चुकी है जी आपकी? जी मुबीन फॉलो कर रहे हैं बात को, कि हमने ऊपर कहा कि एक बंदे के लिए 20% चाहिए और गवर्नमेंट ने 2 बंदे नॉमिनेट कर दिए। चलो 2 पे भी हम नहीं जाते, हम कहते हैं जी एक बंदे गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देती है, तो हम यहाँ पे अपना उसकी बजाय कर देंगे 20। तो 20% यूज कर ली उन्होंने। अब गवर्नमेंट के पास बाकी कितनी बची है? 45। अब जब इलेक्शन डे आएगा तो गवर्नमेंट के पास जो वोटिंग राइट्स हैं कितने यूज हो सकते हैं? 25। क्यों? क्योंकि 20% की बेस पे उन्होंने एक बंदा नॉमिनेट ऑलरेडी कर दिया। अब इलेक्शन में आके 25% वोट्स को यूज कर सकते हैं। मुबीन फॉलो कर रहे हैं? तो ये आपके नॉमिनी डायरेक्टर्स के बारे में जो बातें हैं, ये चंद टेक्निकल चीजें इसमें जो हमें पता होनी चाहिए। टाइम हमारा खत्म हो गया। अब हमारा जो इसमें कवर होने वाला जो पॉइंट है वो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। और फिर हमारा बड़ा मजे का अगला टॉपिक सेक्शन 166 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, इसके साथ इसकी रेगुलेशन भी कवर करेंगे। जो चीजें हमने इन 2 दिनों में पढ़ी हैं, कोशिश करके आपने इस हफ्ते में उनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना। कुछ मुश्किल नहीं पड़ा है, आपके सामने चीजें आसान है। जी मैं कर देता हूँ, जनरल प्रोविजन आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो कंपनीज एक्ट आप लोगों के पास मौजूद है ग्रुप में, या ये भी शेयर कर दूं? चलिए, और खवातीन वाला जो ग्रुप है हमारा फीमेल वाला, उसमें मैं शेयर कर देता हूँ। तो इजाजत दें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक में मंडे को। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह।